नेता नगरी is brought to you by My Store app. हर स्टोर ऑनलाइन। कुकर की अगली सीटी से पहले ना ये ढाबा ऑनलाइन कर देना है। हम हो गए ऑनलाइन। आ गया है माई स्टोर ऐप। ये किसी भी स्टोर को ऑनलाइन करे सिर्फ 15 सेकंड में। माई स्टोर, अब हर स्टोर ऑनलाइन। ये एक ऐसा दिन है जब सबकी निगाहें टीवी पर होती हैं। नहीं, ये नोटबंदी के ऐलान का दिन नहीं है, वो तो कभी कभार होता है दशकों में। ये दिन हर बरस आता है। ये दिन बजट का दिन होता है। ये दिन उस बरस भी आया और इस दिन पर पूरी दुनिया की निगाह थी, क्योंकि भारत एक बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहा था। कैलेंडर तारीख बता रहा था 24 जुलाई 1991। लोकसभा में वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह बजट पेश कर रहे थे और साथ में विक्टर ह्यूगो को याद कर रहे थे। कह रहे थे कि जब किसी विचार का समय आ जाता है तब दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। ये एलपीजी वाला बजट था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन वाला बजट। जब बजट पेश हुआ तो विपक्ष की बेंच में हल्ला बरप गया। लोग कहने लगे कि ये तो विदेशी कंपनियों के लिए आमद खोलने जैसा है, अब देश आर्थिक पराधीनता की तरफ बढ़ेगा। मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव की सरकार के, और पीवी नरसिम्हा राव के ठीक पहले प्रधानमंत्री थे चंद्रशेखर। उनके बोलने की बारी आई। उन्होंने इस बजट की आलोचना की और कहा, ईस्ट इंडिया कंपनी एक बार यूं ही मुनाफा कमाने के इरादे से आई थी और सदियों तक हमको गुलाम रखकर चली गई। ये फिर से वैसा ही होने जा रहा है। चंद्रशेखर बोल ही रहे थे कि अपनी आदत के उलट जाकर प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव खड़े हुए और टोकते हुए कहा, अरे हमने तो आप ही के आदमी को वित्त मंत्री बनाया है, आप क्यों विरोध कर रहे हैं। इस पर तुर्शी भरे अंदाज में चंद्रशेखर ने जवाब दिया, हम सब्जी काटने का चाकू लेकर आए थे और आप उस चाकू से दिल की सर्जरी करने चल दिए। ये मामला क्या है? मामला ये है कि चंद्रशेखर के दौर में डॉक्टर मनमोहन सिंह को आर्थिक मामलों का सलाहकार बनाया गया था, और फिर नरसिम्हा राव ने, जो यूजीसी के उस समय के चेयरमैन थे, जी चंद्रशेखर के दौर में आर्थिक मामलों के सलाहकार, चंद्रशेखर का दौर खत्म होते होते डॉक्टर मनमोहन सिंह पूर्व आरबीआई गवर्नर को यूजीसी का चेयरमैन बना दिया गया था, और नरसिम्हा राव ने पटेल के मना करने के बाद मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री बना दिया था। चंद्रशेखर के कहने का आशय यह था कि हम तो सिर्फ सलाहकार के तौर पर लाए थे, सब्जी काटने का चाकू, लेकिन आपने तो वित्त मंत्री ही बना दिया, यानी दिल की सर्जरी कर दी। बाद में इस बजट को लेकर, इस फैसले को लेकर कैसी आशंकाएं थीं, उनका क्या असर रहा, हम सब जानते हैं। देश में तरक्की का एक नया दौर शुरू हुआ। बाद में चिदम्बरम के एक बजट को कथित ड्रीम बजट कहा गया। यशवंत सिन्हा के दौर में, अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में जीडीपी खूब फली फूली, और यही यूपीए 1 में भी रहा, और इसीलिए सब प्राइम क्राइसिस को हम झेल पाए। क्राइसिस को झेलते हैं नेता जिनको जनता देती है ताकत, और नेताओं की नगरी की व्याख्या होती है लल्लन टॉप के इस वीकली पॉलिटिकल शो नेता नगरी में। अगर आपको पता चले कि आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और मेरे बगलगीर हैं नौजवान पत्रकार निखिल वाट। ये शास्त्रों में तुम्हारी मुस्कान को शीपिश स्माइल कहा गया है, और ये नेता नगरी में खूब होती है, नेताओं की दुनिया में। और आप व्याख्या की बात कर रहे थे, और व्याख्या से ही शुरुआत, इन्होंने मेरे कमेंट को किनारे बुहार के मुद्दे पर आ गए। चलिए बताइए, मुद्दे की शुरुआत करते हैं। व्याख्या की बात हो रही थी, और व्याख्या आज की जाएगी एसडीएमसी के उस फैसले की जिसमें उन्होंने ताकीद की है कि दिल्ली के एसडीएमसी के जुरिसडिक्शन में, साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जुरिसडिक्शन में जितने रेस्तरां आते हैं, वहाँ वो लिखें कि उनके यहाँ जो खाना पकता है, और अगर वो नॉनवेज है तो वो हलाल है या झटका। अब इसको लेकर के दो तरह के विचार हैं लोगों में। कुछ लोग इस प्रेफरेंस पे ज़्यादा जोर देते हैं कि वो जानना चाहते हैं कि वो हलाल है या झटका है। पहले भाई साहब बता तो दो दर्शकों को, कुछ हमारे जैसे दर्शक भी होंगे जिनको नहीं पता होगा कि हलाल और झटका क्या होता है। दो तरह से सौरभ जानवर को मारा जाता है जब उसको खाने के मकसद से, मतलब ये इंडियन सबकॉन्टिनेंट की बात है। उसमें से एक है हलाल तरीका, जिसमें एक मुस्लिम रिचुअल है, वो छोटा सा, वो कुछ पढ़ते हैं, और उसमें एक जनरल आइडिया ये है कि हम इस जानवर को सिर्फ इसलिए नहीं मार रहे हैं कि क्योंकि हम इसे खा लेना चाह रहे हैं, ठीक है, हम पहले उसे अर्पण कर रहे हैं और फिर उसको
उसका भोग किया जा रहा है। ठीक है, बहुत बहुत ही सिमिलर, जिससे मतलब हिंदू परंपराएं भी लगभग इसी तरह से खाने को ग्रहण करती हैं, लेकिन वहां पे उस जानवर की बात है। और फिर एक दूसरा तरीका अब हलाल में, लेकिन हिंदू परंपरा में मतलब मैं समझा नहीं। हिंदू परंपराओं में भी आप ये देखेंगे कि हम वो तो हर जगह भोजन अपना समर्पित करते हैं प्रकृति को या देवता को या किसी जिसको भी, और फिर वो हम खाते हैं। आप सीधे आप उसको कॉमोडिटी नहीं मानते हैं, मतलब नहीं। आहार के संदर्भ में जैसे मुझे ध्यान आता है, तो दी वस्तु गोविंदम तो हाँ, समर्पित, तो कि ये आपका दिया हुआ है, आप ही को अर्पण करके दिया है। और खाने में भी भगवान ही है। ठीक है, वो एक ये बिलीफ सिस्टम या इस तरफ चलता है। नहीं, हलाल में कुछ ऐसा होता है ना कि ऐसे हौले हौले से काटते हैं। जी हाँ, मैं उस एग्जैक्टली उसी पे कि अब आते हैं कि ये उसका रिचुअल वाला तरह ये हो गया। और उसके बाद हलाल में ये होता है कि जब वो पढ़ा जा रहा है उसके साथ वो उसको धीरे धीरे काटते हैं और फिर जानवर की कुछ मतलब थोड़ा समय लगता है उसको मरने में। ठीक है, अब इसको पेनफुल माना जाता है। ठीक है, पेनफुल है भी ये, लेकिन अब ये उनके विश्वास का मसला है। दूसरा तरीका है झटका। झटका जैसे नाम बताता है, एक गला से लिया खट से, हाँ, जिस तरह से आपने, जो लोग नहीं जानते हैं लेकिन जिन्होंने देखा होगा, बलि जो होती है वो झटके में होती है और वैसी ही होनी चाहिए। असम में, नेपाल में कई जगह जो बलि दी जाती है, ऐसे वो गणासा लिया, भैंसा या कोई दूसरा जानवर काटा और खत्म। बिल्कुल भी, जैसे हमारे बी फैमिली का एक हिस्सा है जहाँ पे ये होता है, जो शादी होती है उसमें जैसे हम लोग कच्चा मंगलसूत्र बांधते हैं पहले। ठीक है, मतलब जो एक शाखा है वो परिवार की, एक्सटेंडेड फैमिली की, और उसके 1.25 महीने बाद वहां पे एक पूजा होती है, उसके बाद बलि होती है और फिर वो शादी एक तरह से सोलनाइज होती है जब उसमें स्क्रू पड़ता है। तो ये झटका हो गया। अब हलाल और झटका, अब ये खाने की प्रेफरेंस की बात है कि आप झटका खाना चाहेंगे या हलाल खाना चाहेंगे। और आप अगर आप फूड पैकेजिंग देखेंगे हिंदुस्तान में, तो पैकेज फूड के ऊपर लिखा भी आ रहा है कई जगह पे कि वो मैंने हलाल। एयरपोर्ट पे भी कई दुनिया में अलग अलग देशों में देखा कि वो लिखा रहता है हलाल मीट ऐसे करके। हाँ, तो अब उधर ही आ रहे हैं। एसडीएमसी ने क्या किया है, अब एसडीएमसी ने बहुत स्मार्टली, अब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में दिल्ली की कौन बैठा हुआ है सब जानते हैं, इन्होंने बड़ी स्मार्टली इसको किया है कि अब ये कह रहे हैं कि आप रेस्टोरेंट में लगाइए। अब क्योंकि ये नेता नगरी है तो एक पॉलिटिकल उस रेल में ही चले जाते हैं। आप ये बताइए कि कितने लोग इस बात पे, मतलब इस बात पे जोर होता है कि मुझे बताओ कि हलाल है झटका है। जो मानते हैं उनके लिए होता है, जो नहीं मानते उनके लिए इन नहीं होता है। जनरली आप मुस्लिम्स को पर्टिकुलर देखोगे कि वो जानना चाहते हैं कि ये हलाल है या नहीं। क्यों भाई, जानना चाहते हैं? वो ये बिल्कुल जानना चाहते हैं, क्योंकि वो ये चाह रहे हैं कि मैं जो खाना खा रहा हूँ वो मेरी आस्था परंपरा है उसके हिसाब से है कि नहीं, और वो नहीं होगा तो वो अवॉइड करते हैं, या फिर वो आपके साथ गए हैं तो वो वेज खा लेंगे। ये तो मैंने देखा है। नहीं, ये इस पर डिपेंड करता है कि जो आपके साथ गए हैं वो कितने धर्मपरायण हैं। नहीं, मैं उनकी मतलब जो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम्स की मैं अभी बात कर रहा हूँ। मेरे साथ तो ऐसे भी मुस्लिम दोस्त हुए जिनको नमाज पढ़नी नहीं आती। कई सारे हैं। अब जैसे मैंने अब जब हिंदू परंपराओं का मैं बता हमारे कह रहा था, तो मैं उस परंपरा से आता हूँ। मैं क्या मानता हूँ वो दूसरा। तो हाँ, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है उनके लिए कि हलाल है कि नहीं है। हाँ, ये उनके मतलब इमोशंस का मामला है। झटके में आपने कितने मुसलमानों को छोड़ के जो दूसरे धर्म है और जितनी आस्था परंपराएं हैं उसमें से कितने आपको पर्टिकुलर मिलेंगे कि ये झटका है कि नहीं? बहुत कम। ठीक है, बहुत ही छोटा नंबर है। मतलब आई हैव नेवर सीन नॉन मुस्लिम्स जो नॉनवेज खाते हैं वो ये पूछते हो कि भाई ये झटका है कि हलाल है। मतलब कुछ लोग, आई सेड आई हैव नेवर सीन। हाँ, मतलब एक बहुत ही छोटा नंबर है। ठीक है, कुछ सिख समुदाय में कुछ लोग झटके को लेके मतलब ये होते हैं पर्टिकुलर कि वो अगर वो हलाल है तो नहीं खाना चाहेंगे। अच्छा, हाँ, कुछ हिस्सा एक उनका नहीं है, वरना पूछते उससे। हाँ, तो ये मतलब ये सारी चीजें तो मसला क्या है? मसला ये है, और इसकी पॉलिटिक्स और ये नेता नगरी में ये बात इसकी इसीलिए हो रही है क्योंकि पैंडेमिक के खत्म होते ही रेस्टोरेंट को जितने एसडीएमसी के रेस्टोरेंट हैं और बहुत सारे आते हैं उसमें कहा जा रहा है कि अब हलाल और झटका आप ये करो। होगा क्या, जैसे ही ये ऑर्डर आप लेकर आओगे तो जितने लोग इसको पर्टिकुलर जितने लोग इस चीज को लेकर के बहुत ज्यादा श्योर या बहुत ज्यादा पर्टिकुलर नहीं भी थे, वो चीज वो देख करके फिर डिसाइड करने लगेंगे कि हमें हलाल खाना है या झटका खाना है, और वो रेस्टोरेंट के लिए बहुत बड़ी दिक्कत होती है। अभी आप पैंडेमिक से निकले हैं, रेस्टोरेंट की जितनी संस्थाएं उन्होंने जाके एसडीएमसी से कहा है कि आपने पैंडेमिक में पहले ही हमारी बड़ी मुश्किल से हम बाहर आए हैं, अब जाके हमारा बिजनेस शुरू हुआ है। और वो बता रहे हैं, जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो बता रहे हैं रेस्टोरेंट के, कि दिल्ली में 10 से 20% लोग ये पूछते हैं कि हलाल है झटका है। आप अगर उसको इतना हार्ड एंड फास्ट करोगे, और इसकी पॉलिटिक्स आपको समझ में आ रही है ना, मतलब फिर तो उनको 2 तरह का गोश्त रखना पड़ेगा कि अगर कोई मुस्लिम कस्टमर आ गया तो उसके लिए हलाल। वो पॉसिबल नहीं है। मुसलमान ने देख लिया कि वहां झटका है, वो खाएगा ही नहीं, और जो झटके वाला है वो अगर उसने देख लिया कि वहां हलाल है वो खाएगा ही नहीं।
वही तो मुद्दा है। तो ये चीज, और ऐसा नहीं है कि मतलब दिल्ली के जितने रेस्टोरेंट हैं, मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ क्योंकि अभी वहीं मैं जाता हूँ खाने, तो वो आप पूछते हैं, आप ढंग से पूछेंगे तो वो आपको बता देंगे आपके पास आकर के। और क्या ऐसे हौले से फुसफुसा के बताते हैं कि नहीं, आपको जो रेस्टोरेंट में आप ऑर्डर कर, आप अगर ज्यादा आपको लग रहा है आप ओनर से जाके बात कीजिए, वो ओनर बताता है, या आपके पास में जो आपके टेबल पे वेट कर रहे हैं वेटर्स होते हैं, वेटर कुछ लोग ऑफेंस ले लेते हैं आज, उसका कुछ दूसरा अंग्रेजी शब्द होता है, मुझे बताया गया। वेटर में क्या दिक्कत है? पता नहीं, मुझे भी अभी नया पता चला तो क्या? पता नहीं उसका कुछ है। तो जो ये सर्व करते हैं उनको वेटर नहीं बोलना है? नहीं कुछ है मतलब मैं अगली बार पढ़ के ही आना पड़ेगा उसके लिए। यार तुम आए करो, ये तुम देखो, तुम इंग्लिश मीडियम के हो, तुम्हारी ये सब जिम्मेदारी है कि हमको और हमारे जैसे देसी लोगों को थोड़ा एजुकेट करो। तो आपको जब आप और इसकी वजह बहुत पॉलिटिकल है, इसको समझने के लिए कोई पीएचडी नहीं चाहिए कि हलाल। देखिए भाई साहब, ना सिर्फ इसकी वजह पॉलिटिकल है, बल्कि मैं यहाँ पे लोग, एक भाई साहब आए हमारे इंस्टा पे लिख के गए कि सौरभ जी आप ब्राह्मण हैं, आपको अहिंसा का संदेश देना चाहिए और नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। पहली चीज तो मैं वेज खाता हूँ या नॉनवेज खाता हूँ ये उन्हें कैसे पता? दूसरी चीज, मान लीजिए कि मैं नॉनवेज खाता भी हूँ, तो ये उनका बिजनेस कैसा है? मैं क्या खाता हूं ये मेरा व्यक्तिगत चुनाव है। मेरे देश का संविधान और परंपराएं मुझे इस बात की इजाजत देती हैं। मैं क्या खाता हूं, मैं किसके साथ रहता हूं, किससे मित्रता करता हूं, ये तो मेरा फैसला होगा। तीसरी चीज, एक ऐसा माहौल बना दिया गया है कि साहब अमुक चीज आप खाते हैं तो आप अच्छे हैं। इसको मैं कहता हूं वेजिटेरियन लोगों की एक लड़ाकू मानसिकता, और ये नॉनवेज खाता है, मतलब ऐसा लगता है जितने लोग नॉनवेज खाते हैं उनके दांत कुछ अतिरिक्त नुकीले हैं, तीखे हैं, वो बुरे लोग हैं, और शाकाहारी लोग ही सात्विक हैं। और इस पे मुझे हमारे जो पुराने साथी हैं केतन, उनका डायलॉग याद आता है जो मुझे बड़ा पसंद है, मैं बहुत दोहराता हूं मित्रों। केतन कहते हैं कि जो बुरे शिकारी थे वो शाकाहारी हो गए। ये मोरलेस उसी तरह से हुआ भी होगा। नहीं, वेज नॉन वेज को लेके, फूड प्रेफरेंस को लेके, और हमारे यहाँ बीफ को लेके, कि वही किरण रिजिजू को बयान देना पड़ता है, गोवा में वही बात होती है ना, खाने को लेके, इन सब चीजों को लेके लगातार पॉलिटिक्स हो रही है, और एक खास तरह की पॉलिटिक्स को लगातार रूलिंग रिजीम के द्वारा पुश किया जा रहा है। कौन क्या खाता है भाई साहब वो उसकी मर्जी है। और मुझे इसमें एक और गणित समझ में नहीं आती है। कई बार क्या होता है कि गौ रक्षा के नाम पे बहुत सारी बातें होती हैं। मुझे नहीं पता कि जो लोग गौ रक्षा की बातें करते हैं उनके घर में कितनी गाय पली है। मेरे घर में भाई साहब गाय है, ठीक है, और मेरा छोटा भाई उसको प्यार से, वो आप ही की तरह थोड़ा इंग्लिश मीडियम का पढ़ा हुआ है, तो वो जब पहली बार उसने गाय देखी छोटे में, तो उसने कहा काऊ, तो उसको हड़काया, मैंने कहा काऊ नहीं ये धेनु है। तो वो अब तब से अब तक ये कहता है भैया धेनु। तो अभी घर में एक नई गाय और बछिया आई है, तो वो फिर से मजाक में पुराने दिनों को याद करके बोला भैया धेनु। और हमने देखा कि उसको लेके आए हमारे चाचा जी हैं जो इंजीनियरिंग पूरी 60 साल नौकरी करके रिटायर हुए हैं, और इतनी तत्परता से वो उस गाय की सेवा कर रहे हैं, और बड़ी मेहनत लगती है भाई साहब। सुबह सवेरे सानी करना, शाम को सानी दोहनी करना, उसकी पूरे बाड़े की सफाई करना, सब कुछ। तो उठा के जीप पटकना बहुत आसान है। किसानों से बात हुई तो अब यूपी में काफ़ी गौशाला बन गई हैं, जो सर्दियों के दौरान गौशालाएं भी और प्रशासन भी थोड़ा अलर्ट मोड पे रहता है, क्योंकि अगर गायों को कुछ हो गया तो बड़ा पॉलिटिकल मामला बनता है, तो थोड़ा सा बन रो और दिक्कत भी होती है। तो सब जगह लगातार पॉलिटिक्स चल रही है, लगातार केयर चल रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि आपका जानवरों के प्रति प्रेम होना और दूसरों को ये बताना कि तुम क्या खाओ क्या ना खाओ, ये दो बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। तो आपने बिल्कुल जेन्युइन मुद्दा उठाया है। ठीक है, अब आपके यहाँ बचिया हुई है, उसको आप लोग क्या कहते हैं? मतलब जब जैसे हमारे यहाँ जानवर को जब नया बछड़ा कुछ होती है तो शुरू में दूध आता है, फटुआ बोलते हैं, बहुत प्रोटीन रिच होता है, जरूर पीना चाहिए। हाँ, और उसकी मिठाई भी बनती है जी। तो जिनके यहाँ जानवर होंगे वो जरूर इस तरह का सुख लेते होंगे। अरे हमारे अभी ड्राइवर भैया हैं, उनके यहाँ भी बचिया हुई तो वो फटुआ लेके आए थे। हमारे 4 परिवार है, किसी न किसी के यहाँ होता ही रहता है 2-3 महीने में, तो वो चलता रहता है। लेकिन मैं आपको एक और किस्सा सुनाता हूँ, विषयांतर है पर जरूरी है। हमारे गांव में एक बुजुर्ग हैं, श्रीधर बाबा बोलते हैं उनको, खूब 90+ होंगे। तो एक बार हम छोटे में उनके घर गए ऐसे खेलते हुए, और उन्हीं के घर के सामने हमारा प्राइमरी स्कूल था गाँव में। तो बोले और लला क्या बनो है घर पे, मतलब क्या बना है? तो पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया, तो हमने कहा कि बाबा फटुआ बनो है। बोले अच्छा फटुआ बनो है, का ब्याह हुआ है?
मतलब गाय की भैंस। तो पता नहीं मेरे दिमाग में क्या है, मैं 4 साल का, हमने कुतिया भी आनी है। तो वो जूता लेके दौड़ा यार, सारे कुतिया के तेल दूध को फटुआ खवा रहा हूं मैं। तो वो आज तक जब भी मिलते हैं मुझे, तो वो हंसी में यही बात कहते हैं। तब वो रहे होंगे 40, 50, 55 के, वो है ना 50, 60 के, वो 90 के लगभग हैं, क्योंकि मैं खुद वरिष्ठ होते जा रहे हैं। वरिष्ठ होता जा रहा हूँ जी। मैं कुछ ही महीनों में 38 का हो जाऊंगा। तो वो मुझे बार बार बात याद आती है, पर वो बहुत प्रोटीन रिच होता है। तो हमारे यहाँ गाय को लेके, अग्रासन को लेके, हमारे यहाँ जो घर में माँ जब खाना बनाती थी तो जो पहली लोई होती थी, कई घरों में होता है, तो वो गाय के लिए निकाली जाती थी। तो एक तो गायों के साथ या पालतू पशुओं के साथ, अभी मैं घर गया था, हमारे मित्र हैं विद्यालय के सीनियर, घोड़ा है उनके पास काले रंग का, इतना खूबसूरत घोड़ा, मतलब उसको देख के मुझे वाइकिंग्स, जीओटी सब याद आ गया। नवाब नाम था उसका। अच्छा। और उसके जो उस घोड़े के संरक्षक हैं, उनका नाम भागीरथी कक्का था। वो भी ऐसे 70-80 साल के, मुरेठा बांधे, और वो अपने घोड़े से ऐसे बात कर रहे थे, क्या कोई अपनी औलाद से बात करेगा। अरे मोरा पुचुआ, अरे मोरा लल्ला, एकदम लग रहा था लाड़ में दोनों गुथ जाएंगे। तो हाँ, जानवरों और इंसानों के प्रति प्रेम और नेह का रिश्ता है, पर वो डंडे के जोर पे नहीं होना चाहिए जी। चलिए नेता नगरी को आगे बढ़ाते हैं। आज खूब विषय पे विषय बदल गए। नेता नगरी में आज 2-3 मुद्दों पर प्रमुखता से बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे एक मुंबई पुलिस के पास सबमिट की गई और उसके जरिए कोर्ट में सबमिट की गई चैट लीक के बारे में, जिसमें कथित रूप से रिपब्लिक टीवी से जुड़े अर्णव गोस्वामी और बार के पूर्व मुखिया पार्थो दासगुप्ता, उन दोनों के बीच की बातचीत है, जिसमें टीआरपी स्कैम, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, बालाकोट स्ट्राइक और कई फैसलों पर बात है, जिसको लेकर मुंबई कोर्ट ने उनकी पार्थो की जमानत की अर्जी अस्वीकार की है। और कांग्रेस ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इल्ज़ाम लगाए हैं। वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने इल्ज़ाम लगाए हैं और कई पॉलिटिकल हलकों में जेपीसी की मांग की गई है। तो ये क्या है, ये एक्सेस जर्नलिज्म, टीआरपी स्कैम, इन सब पर हम बात करेंगे। दूसरा मुद्दा होगा उत्तर प्रदेश को लेकर। उत्तर प्रदेश में अलग अलग पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रहे हैं। अखिलेश यादव कुछ बयान देते हैं, मायावती कुछ बयान देती हैं, असदुद्दीन ओवैसी अपनी मंशा जाहिर करते हैं। इन सब के बीच 12 विधान परिषद सदस्यों के चुनाव के लिए नोटिफिकेशन आता है। उतने ही पर्चा भरते हैं, एक महेश चंद्र शर्मा एक्स्ट्रा भरते हैं, लेकिन टेक्निकल ग्राउंड पे खारिज हो जाता है। और वो 12 लोग चुने जाते हैं, 2 सपा के, 10 भाजपा के। इनमें अरविंद शर्मा, रिटायर्ड नौकरशाह गुजरात काडर के, मोदी जी के करीबी बताए जाते हैं। उनको लाए जाने का क्या मतलब है? रमेश यादव विधान परिषद के सभापति, उनका कार्यकाल पूरा हो गया, तो भाजपा को एक नया सभापति चुनना होगा। पूर्व कार्यवाहक सभापति मानवेंद्र सिंह को वापस एमएलसी बना के लाया गया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह हैं, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा हैं, और अब अरविंद शर्मा भी हैं। कई जगह कहा गया कि दिनेश शर्मा को शायद अब सभापति बना दिया जाए और अरविंद शर्मा को डिप्टी सीएम। तो बहुत सारे पॉलिटिकल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है। और इन सब के अलावा जो लव जिहाद को लेकर योगी सरकार ने कानून बनाया है, उसको लेकर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जो एक जिद चल रही है, उन सब पर बात करेंगे, कुल जमा उत्तर प्रदेश पर। और तीसरी और आखिरी सुर्खी में बात करेंगे बिहार के बारे में। चाहे रूपेश सिंह का मर्डर हो, तेजस्वी यादव का बयान हो, शाहनवाज हुसैन का विधान परिषद के सदस्य के तौर पर वापस पटना पहुंचना हो, सुशील मोदी का दिल्ली आना हो, पॉलिटिक्स चल क्या रही है। मुकेश सहनी नाराज हो जाते हैं कि हमें पूरे 6 साल वाली विधान परिषद की सीट नहीं मिल रही। फिर अमित शाह फोन करते हैं तो वो कहते हैं सब ठीक है, विस्तार में किसका नाम आएगा, किसका नाम नहीं आएगा, इन सब पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं नेता नगरी। नेता नगरी में आज उस मुद्दे पर बात होगी जिस पर बात तो सब तरफ हो रही है, लेकिन खुलकर नहीं हो रही है। बात इस पर होगी कि एक कथित चैट लीक में जिन विषयों को उठाया गया, उनकी गंभीरता कितनी है। क्या हम और आप जो टीवी देखते हैं, न्यूज़ चैनल्स देखते हैं, उनकी टीआरपी के साथ खेल हुआ है, हेरफेर हुआ है? क्या उसको प्रभावित करने की कोशिश हुई है? और ये एक्सेस जर्नलिज्म क्या है जिसके जरिए फैसलों को प्रभावित करने की बात की जा रही है? वो मसला क्या है जिसके जरिए बार के पूर्व मुख्य अधिकारी को मुंबई की कोर्ट जमानत नहीं दे रही है, और दिल्ली में कांग्रेस के लोग कह रहे हैं, और एनसीपी के भी, कि जेपीसी गठित की जाए। कोई प्रिविलेज की बात कर रहा है, कोई सीक्रेसी की बात कर रहा है। हमें लगा कि इन सब पर उस शख्स से बात की जाए जो इन सब से कहीं ना कहीं जुड़ा है, इस कथित गड़बड़बाजी से नहीं, पर इस दुनिया से
जिन्होंने पीएमओ भी कवर किया है, पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट को भी कवर किया है, उसके चलते अच्छे बुरे तमाम तमगे भी पाए हैं और जो टीवी की रेटिंग का खेल भी बखूबी समझते हैं। राजदीप सरदेसाई जी, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका नेता नगरी में। थैंक यू वेरी मच सौरभ निखिल, गुड टू हैव बी बैक, थैंक यू। राजदीप जी, हमको एक बात बताइए, क्योंकि हमने तो कभी उस सर्कल में किसी तरह का मूवमेंट किया नहीं, उसको आप मौकों की अनुपलब्धता बता दीजिए कि आपने कभी वैसे पार्लियामेंट कवर नहीं किया क्या आप, लेकिन लगातार पावर कॉरिडोर्स में रहे हैं कवरेज के लिए। नीरा राडिया वाले टेप आते हैं तब भी ये बात सामने आती है कि किस तरह से पत्रकार और पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट एक दूसरे के फैसलों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। इस कथित चैट लीक से भी यही बात सामने आती है। थिन लाइन कहां है? क्योंकि हम पुरानी भी कई खबरें पढ़ते हैं, कुलदीप नैयर के जमाने की। अभी पिछले दिनों मेरी प्रभु चावला से बात हो रही थी तो वो भी बताने लगे कि वीपी सिंह ने हमसे कहा कि क्या आडवाणी बात करेंगे, आप पूछ के बताइए। तो एक चीज तो होती है कि आप पॉलिटिकल कम्युनिकेशन के लिए अलग अलग जरियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई राम बहादुर राय से कोई संदेशा कहलवाता है, कोई प्रभु से, कोई किसी दूसरे पत्रकार से। दूसरा है कि आप नीतिगत फैसलों को प्रभावित करें अपने लाभ के लिए। इज देयर एनी थिन लाइन, कोई क्लियर कट डिमार्केशन है आपके हिसाब से? नहीं, ये बहुत ही बढ़िया सवाल है और ये असली सवाल है। देखिए सौरभ, ये सालों से सालों चल रहा है कि पत्रकार अपने आप को राजगुरु मानते थे एक तरह से, या मीडिया एडवाइजर बन जाते थे। आपने कई नाम लिए, उनमें से कुछ लोग तो ऑफिशियली बन गए मीडिया एडवाइजर। एक तरह से आपको लगता है आप पॉलिटिकल प्लेयर हैं, यानी आप एक तरह से राजनीति को प्रभावित कर रहे हैं, आप ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं। मुझे लगा पत्रकार जो है वो राजनीति का ऑब्जर्वर है, वो एक तरह से एक दर्शक है, वो भी देख रहा है जो उसके सामने हो रहा है। लेकिन आप ऑब्जर्वर से पॉलिटिकल प्लेयर बन जाते हैं, और ये पहले भी हुआ करता था। लेकिन एक फर्क है सौरभ, अब जो फाइनेंशियल स्टेक्स है वो बढ़ गए हैं। जब वो पत्रकार खुद चैनल का मालिक बन जाए तो उसके फाइनेंशियल स्टेक्स बढ़ते हैं, उसको फायदा ज्यादा हो सकता है। वो केवल पॉलिटिकल प्लेयर नहीं है, ही इज अ पॉलिटिकल ऑपरेटर हु हैज बिजनेस रिलेशनशिप। तो लाइन आप कह रहे हैं कि अगर कल किसी ने मुझे कहा कि यार ये जो चिट्ठी है ना, ये इस पॉलिटिशियन से दूसरे पॉलिटिशियन के पास ले जाओ, मैं कहूंगा उनसे, देखिए सर, आई एम नॉट अ पॉलिटिकल पॉन। मैं कोई आपका कोई पॉलिटिकल शतरंज का के आपके इस गेम में मैं नहीं हूं। मैं आपका शतरंज देखूंगा जरूर, उसके बाद बारे में लिखूंगा, रिपोर्ट करूंगा। आई एम नॉट पार्ट ऑफ योर गेम, दिस इज अ गेम। ये जो बड़े, यही तो पत्रकार जो है, हम राजनीति इतना कवर करते हैं तो कहीं ना कहीं हमको एक दिन ये लग जाता है हम खुद इस राजनीति में क्यों ना खेले, हम खिलाड़ी बने। तो राजदीप जी, मुझे नहीं पता है कि ये पूछना कितना, मुझे नहीं पता कि मेरा अगला सवाल इस मौके पर कितना सही है या गलत, पर चूंकि ये सोशल मीडिया पर लगातार पूछा जाता रहा है और आपसे जुड़ा है, इसलिए पूछ ही लेते हैं। पूछ लें जी प्लीज। ये जब न्यूक्लियर डील पर कॉन्फिडेंस मोशन पे वोटिंग होनी थी, तब कहा गया, ये अभी भी लोग लिखते हैं आपका नाम लेके कि आप वो स्टिंग ऑपरेशन दिखाएंगे। आप एक चैनल से जुड़े थे जब वहां पर ये कैश फॉर वोट स्कैम का खुलासा होगा, नहीं हुआ और उसके बाद आप पर तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाए गए और कहा गया कि ये भी एक पॉलिटिकल पॉन बन गए। हाउ डू यू डील विद सच एक्यूजेशंस? अच्छा, ये देखिए सौरभ, आपने बड़ा सवाल उठाया, आपने सवाल उठाया। मैं इसे आपके सामने साफ करना चाहता हूं। मैंने अपनी किताब में भी ये लिखा है। नंबर 1, हमने वो कैश फॉर वोट्स का स्टिंग दिखाया, लेकिन उस समय नहीं दिखाया जिस समय वो राजनीतिक दल उसे दिखाकर उस पूरे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस को डिसरप्ट करना चाहता था, क्योंकि हमारे पास उस समय पूरी कहानी नहीं थी। हम दिखाना चाहते थे जब कहानी पूरी तरह से हमारे पास हो। हमने उस टीम को आउटसोर्स किया एक तरह से, क्योंकि जब तक आप किसी पार्टी के जो नेता है उनसे ये स्टिंग नहीं करवाते, एक तरह से आपको वो कहानी नहीं मिलती। यानी एक तरह से वो रिपोर्टर ड्रिवन स्टिंग नहीं था जितना वो पॉलिटिशियन ड्रिवन था। ये हमारी गलती थी आप कह सकते हैं, लेकिन हमें वो स्टोरी कैसे मिलती नहीं तो, क्यों हमें अगर स्टोरी तेहलका ने एक बार करवाया था, उन्होंने तो क्योंकि तब उन्होंने एक तरह से लोगों के सामने कहते हम डिफेंस डीलर्स हैं, हम और उस तरह से उनको
उन्होंने दिखाया किस तरह से डिफेंस डील्स में ब्राइबरी होती है। हमने देखा कि जो नेता है वो जो लेन देन कर रहे हैं वो हम लोगों के सामने लाना चाहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें यह हुआ कि पॉलिटिकल पार्टी जो थी तब भाजपा थी, वो चाहती थी कि हम तुरंत वो जाकर उसे उसी समय दिखाए ताकि वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस डिसरप्ट हो। हमने उसे दिखाया जब हमारी स्टोरी खत्म हुई, पर एक पार्टी का एजेंडा और पत्रकार का एजेंडा अलग होता है। लेकिन वो यही तो हमारी कहीं गलती हो गई है। किसी भी हमें एक तरह से सबक सीखना चाहिए कि पत्रकार का एजेंडा नेता का एजेंडा नहीं हो सकता। नेता जो एजेंडा है वो अपनी जगह है, हमारा एजेंडा अपनी जगह है। और हमने सभी टेप स्पीकर के पास दिए, हमने सभी टेप्स लोकसभा के सदस्य सेक्रेटेरिएट में रखे, हमने कुछ छुपाया नहीं है। मुझे लगता है कि हम सबको, जो जितने भी पत्रकार हैं, हमारे लिए ये एक तरह से वार्निंग है कि हम किस लेवल तक किसी नेता या किसी राजनीतिक दल के साथ जुड़कर कोई स्टोरी कर सकते हैं। अच्छा, ये एक बड़ा सवाल है, ये एक लाइन है। राजदीप जी ये बताइए, कांग्रेस की एक मीटिंग कुछ रोज पहले हुई, एक मीटिंग जब हम आज शुक्रवार को ये बातचीत नेता नगरी की रिकॉर्ड कर रहे हैं तब भी हुई, जो उसमें पॉलिटिकल फैसले लिए गए उन पर तो हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन पिछली बैठक में ये जो चैट विवाद है इस पर चर्चा हुई। सोनिया गांधी ने कहा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए परेशान करने वाली खबर है, सैन्य अभियानों की जानकारी लीक करना देशद्रोह है। पूर्व गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कहा ऑफिशियल सीक्रेसी के नियम का उल्लंघन है। उसके बाद पूर्व रक्षा मंत्री एके एंटनी ने कहा कि पुलवामा के 40 शहीदों को लेकर ऐसी भाषा का इस्तेमाल गहरी पीड़ा है, ऐसे ऑपरेशंस गोपनीय होते हैं। और गुलाम नबी आज़ाद ने भी कहा कि यह सब देश की सुरक्षा की कीमत पर टीआरपी के लिए किया गया है। अमूमन हम देखते हैं कि जब कांग्रेस कोई पॉलिटिकल इल्ज़ाम लगाती है तो बीजेपी उसका काउंटर करती है, इसी तरह से पॉलिटिक्स चलती है। लेकिन इस टीआरपी स्कैम को लेकर, उसमें भी खास तौर पर बालाकोट स्ट्राइक को लेकर उतनी मुखरता से बात नहीं आई। हालांकि मुझे व्यक्तिगत तौर पे, मैंने और निखिल ने इस चीज पे बात भी की थी, हमें नहीं लगता कि बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक जैसी सेंसिटिव जानकारी लीक हुई होगी, हमें ऐसा नहीं लगता है। ये हमारी पर्सनल ओपिनियन हो सकती है। निखिल जी, मुझे ये नहीं लगता कि लीक अलग चीज है। मुझे नहीं लगता कि वो वैसा कर रहे कि यहाँ उनको बताया और फिर वैसे पाकिस्तान को पता चला, क्योंकि जो पता करने वाले तंत्र होते हैं, पाकिस्तान भी एक देश है जिसके पास अपनी एजेंसीज है, तो वो अपने वो उस जुगाड़ में रहते ही हैं। तो वो ऐसा नहीं है कि आप अर्नब को देंगे तब उनको मिलेगा या तभी मिलेगा, तो वो दूसरी चीज है। इसीलिए वो आइडिया इज नॉट टू क्वेश्चन अवर इंटेलिजेंस और अवर डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट। ये बात एके एंटनी बहुत साफ करते हैं, क्योंकि राहुल वाले बात के बाद ये हुआ था जब राहुल ने कहा कि 5 लोगों के पास इंफॉर्मेशन है और उसमें एक एयरफोर्स चीफ भी है। एके एंटनी अगले दिन आके कहते हैं कि मैंने बहुत साल काम किया डिफेंस वालों के साथ में, डिफेंस ने दिया, ये बाकी 4 ने दिया होगा। कौन? एनएसए, पीएम और बाकी होम मिनिस्टर और रक्षा मंत्री जी। तो ये उसका पॉलिटिकल एंगल है। क्या लगता है आपको कांग्रेस की इन मांगों को लेकर राजदीप जी? देखिए सौरभ, निखिल, आपने जो कहा ना कि इस पूरे मामले में क्या ये कहा जा सकता है कि राष्ट्र सुरक्षा का मामला है, मैं भी आपसे सहमत हूं। मुझे नहीं लगता कोई पत्रकार को अगर एक भनक हो कि यार कुछ तो हो सकता है। देखिए, सबको पता था कि पुलवामा के बाद चुनाव का जो माहौल बन रहा था उस पर सरकार को कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब वो एयर स्ट्राइक हो क्या हो, ये मुझे नहीं लगता किसी को पता था। ना ही इन व्हाट्सएप चैट से ये पता चलता है कि अर्नब गोस्वामी को बालाकोट के बारे में पूरी तरह से जानकारी थी। तो ये जो कहा जा रहा है कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट वगैरह का वायलेशन है, ये मैं नहीं मानता। देखिए, पत्रकार जो है वो अपने सूत्रों के हवाले उसे कुछ भनक तो हो जाती है, लेकिन क्या होने वाला है मुझे नहीं लगता उन्हें मालूम था। असली सवाल वो नहीं है। कांग्रेस पार्टी इसे राजनीतिक फायदा के लिए जरूर कर सकती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को स्वाभाविक है, लगता है कि अर्नब गोस्वामी ने जिस तरह से उनको टारगेट किया है और जिस तरह से एक तरह से भाजपा का पक्ष रखा, ये कांग्रेस को लगता है, इसलिए वो एक तरह से नहले पे दहला लगाना चाहती है। इसीलिए सुशील शिंदे, गुलाम नबी आजाद, एके एंटनी सबको लाके बिठा दिया गया। देखिए, लेकिन बिल्कुल, लेकिन देखिए, एक
एक माहौल बन गया है जहां पत्रकार, खासकर की टीवी के प्राइम टाइम एंकर, अपने आप को भगवान मानने लगे हैं जी। और हम अपने आप को भगवान इस तरह से मानने लगे हैं कि दुनिया में हर चीज जो है वो हमारे कदमों पे है और देशभक्ति का ठेका कुछ एंकर ने लिया है। राजदीप जी, अब आप भी ऐसे प्राइम टाइम माहौल में एंकर हैं, जब क्या आप अपने आप देशभक्त- को भगवान मानते हैं या पहले मानते थे? नहीं, मैं लेकिन नहीं मैं नहीं, कहीं ना कहीं आप स्टूडियो में बैठकर, स्टूडियो को हमने सबने एक तरह से कहीं ना कहीं कोर्ट रूम बनाया है जी। जहां हम रोज देखते हैं आप मुलजिम है, आप नहीं है। मेरा आपसे यह कहना है कि जब आप दूसरों को देशभक्ति के सर्टिफिकेट्स देना चाहते हैं या देशद्रोही कहते हैं, तब पुलवामा के बाद जिस तरह से आप उसे टीआरपी के दृष्टिकोण से देखते हैं, या फिर जिस तरह से आपकी आप जिस तरह से अपनी बातचीत लोगों के बारे में कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि सवाल उठेंगे। आप दूसरों पर उंगली उठाएंगे, लोग आप पर उठाएंगे, और आप कोई दूध से धुले हुए नहीं हैं। इसका फायदा उठाकर एक तरह से कांग्रेस एक माहौल बनाना चाहती है कि ये जो टीवी पत्रकारिता है ये एक तरफा है, ये कोई देशभक्ति के नारे देने वाले कोई देशभक्त नहीं है। और यही वजह है, मुझे लगता है, कि पूरी कांग्रेस की फौज एक तरह से उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई गई, क्योंकि कांग्रेस चाहती है कि अगर आपने इतने सालों से हम पर उंगलियां उठाई है, आज हम आप पर उठाएंगे। लेकिन असली मुद्दा वही है, बार्क और किसी एक एडिटर के बीच में संबंध और उसका कोई बिजनेस फायदा, ये असली मुद्दा है, बाकी राजनीति से प्रेरित है। जी। अच्छा, ये चूंकि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बात चली रही है, तो जाते जाते ये और बता दीजिए कि ये जो दोबारा मीटिंग हुई, तमाम चीज़ों पे रिजोल्यूशन पास हुए, लेकिन जो G23 के कंसर्न्स थे उनका क्या? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि हमें लगा था कि कम से कम कांग्रेस की जो चुनावी प्रक्रिया है, अंदरूनी चुनावी प्रक्रिया है, उस पर बातचीत तो होगी, आगे बात बढ़ेगी। कहा गया था जनवरी तक सब खत्म होगा, फरवरी तक नया अध्यक्ष भी हो सकता है। अभी तक तो कोई ये दिख ही नहीं रहा है कि कांग्रेस उस दिशा में जाना चाहती है, कब तक जाएगी। अब बात आ रही है, बजट सेशन आ रहा है, उसके बाद चुनाव आएंगे, क्या ये मामला फिर से टल जाएगा? देखिए, यही तो कांग्रेस की समस्या है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो जब तक अपनी जो इंटरनल प्रॉब्लम्स है, अंदरूनी जो प्रॉब्लम्स है, उनको एक तरह से सुलझा नहीं पाए, तब तक आप किस तरह से पूरी तरह से मोदी जी और उनकी सरकार को चुनौती दे पाएंगे? ये एक बड़ा मसला है। ये बाकी जो है वो फिर वो आप किसानों का आंदोलन पर आपने रेजोल्यूशन पास किया, वैक्सीन पर किया, व्हाट्सएप चैट्स पर किया, ये अपनी जगह है। असली मुद्दा है आप अपने संगठन को कब और कैसे मजबूत करने जा रहे हैं। क्योंकि मैं बीते दिनों मूड ऑफ द नेशन देख रहा था जो आप लोग पेश कर रहे थे इंडिया टुडे पे, तो ये तो कहीं आसपास भी नहीं दिख रहे हैं मोदी जी के। जनवरी का सैंपल है और एनडीए अभी भी 330 के पार है और इनको सैकड़ा पार करने में यूपीए को मुश्किल आ रही है। देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है। कांग्रेस के लिए पिच तो बिल्कुल तैयार है, किसानों का आंदोलन हो, चीन का अग्रेशन हो, इकोनॉमी रिसेशन में है, कोविड का जो पेंडेमिक है उससे जो संकट आया है, इस सब के बावजूद अगर आपकी पार्टी उठ नहीं पा रही है, नंबर हमारे मूड ऑफ द नेशन में दिखा रहे हैं कि कांग्रेस उठ नहीं पा रही है। अगर कांग्रेस इतने ऐसे पिच पर भी बैटिंग नहीं कर पाती है, तो हमारे क्रिकेटरों को उनको सिखाना पड़ेगा। वहां हमारे क्रिकेटर तो ब्रिस्बेन जैसे पिच पर मैच जीतते हैं और कांग्रेस अरे भाई साहब, क्या खेले हैं लड़के, क्या खेले हैं, तबीयत खुश हो गई। सर, असली नेता नगरी आज उन खिलाड़ियों पर होनी चाहिए, क्योंकि उन खिलाड़ियों ने हमारे नेताओं को सिखाया है। एक तो पूरे मेरिट पर आए हैं, दूसरी जिस तरह से लीडरशिप अजिंक्य रहाणे की थी, बिल्कुल काम लीडरशिप, और कभी अपने किसी खुद को क्रेडिट नहीं दिया, पूरे टीम को दिया, यानी टीम स्पिरिट। कोई वंशवाद नहीं है क्रिकेट में, सब अपने जो खिलाड़ी हैं अपने दम पर आए हैं, छोटे छोटे शहरों से आए हैं, और यही तो असली हमारे लोकतंत्र की ताकत है। तो मुझे लगता है आपने एक प्रोग्राम करना चाहिए कि क्रिकेट से हमारे नेता क्या सीख सकते हैं।
वैसे भी राजदीप जी, छोटे शहर के लड़कों में और लड़कियों में कुछ बात तो होती है। नहीं नहीं, आप और निखिल और पूरी आपकी ललन टॉप टीम इस बात की एक सबूत, एक मिसाल है कि आप में एक दम है, एक ताकत है, एक जज्बा है। आई मैं उसे कहता हूं धोनीआइजेशन ऑफ क्रिकेट भी हो रहा है। ये हर प्रोफेशन में आज आईआईटी के बच्चे कहां से आते हैं, आईआईएम के बच्चे कहां से आ रहे हैं, मेडिकल के कहां से आ रहे हैं, और आप देखेंगे क्रिकेट में और भी ऐसे आएंगे। पिछले हफ्ते केरल ने मुंबई की टीम को हराया। कासरगोड के एक लड़के ने 130 रन बनाए 57 बॉल में। ये कोई सोच सकता था? चलिए, क्रिकेट पर फिर विस्तार से बात होगी। फिलहाल आप नेता नगरी में हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपने स्वास्थ्य का बहुत ख्याल रखिए। उम्मीद है कि बंगाल की चुनावी जमीन पर आपसे मुलाकात होगी। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। नेता नगरी में अब समय है मेरे गृह प्रदेश उत्तर प्रदेश की राजनीति को डिस्कस करने का, जहां पर कई बड़े पॉलिटिकल बदलाव हुए हैं, और इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं इंडिया टुडे के असिस्टेंट एडिटर लखनऊ से आशीष मिश्र। बहुत बहुत स्वागत है आशीष आपका। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आशीष, सबसे पहले तो हमें यह बताइए कि एक जो जिसको हम लोग अंग्रेजी में पॉलिटिकल ग्रेप वाइन कहते हैं, एक सुर्रा चल रहा है कि जो गुजरात काडर के रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं अरविंद शर्मा, उन्होंने जिस तरीके से वीआरएस लिया, फिर आनंद फानंद में बीजेपी ज्वाइन की और अब एमएलसी हो गए हैं, उनका क्या रोल होगा? क्या चल रहा है चर्चा में? देखिए, राजनीति में होता क्या है सौरभ भाई कि जो चीजें घटनाएं घटती हैं तो वो खासकर यूपी में जो चीजें होती हैं वो एक बहुत ही हमेशा राजनीति, हर कदम का राजनीति, जो भी आदमी कुछ कहता है उसका एक राजनीतिक निहितार्थ निकलता है। 14 जनवरी को मकर संक्रांति को जिस वक्त हमारे मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी गोरखपुर में खिचड़ी चढ़ा रहे थे, ठीक उसी समय यहाँ के जो प्रदेश मुख्यालय था वहां भी एक खिचड़ी पक रही थी। वो खिचड़ी ये था कि मतलब ज्वाइन कर रहे थे अरविंद शर्मा, आनंद फानंद में एकदम से यहाँ आते हैं और वो भाजपा रात में पहुंचते हैं और अगले दिन वो भाजपा यहाँ पे ज्वाइन करते हैं। जैसे वहां वो इस्तीफा देते हैं, 11 जनवरी को उन्होंने इस्तीफा दिया। गुजरात में पहले शुरुआत होती है गुजरात में, वहां कुछ लोग शुरू करते हैं कि इनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनना है और ये यूपी जा रहे हैं। धीरे धीरे जिस तरह से वो एकदम से रात में लैंड करते हैं और अगले दिन वो कर रहे हैं, जब जैसे वो ज्वाइनिंग अपनी यहाँ करते हैं, उसके बाद से पूरा एक अटकलों का, अफवाहों का एक दौर शुरू होता है। उनको जो ज्वाइनिंग कराने में आप देखेंगे तो ज्वाइनिंग में यहाँ पर डिप्टी सीएम थे दोनों और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष थे, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं थे। तो लोगों ने ये अफवाह, क्या है, एक तरह भाजपा की जो काम करने तरीका है। मैंने भाजपा के एक बहुत सीनियर यहाँ के पदाधिकारी हैं जो अब यहाँ पे आए हुए हैं, उन्होंने पूछा, हमने कहा ये अरविंद शर्मा का मसला क्या है, तो वो एक बहुत ही पॉलिटिकल जवाब देते हैं। कहते हैं कि देखिए, हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति था उसको भी 3 घंटे पहले नहीं बता था कि हमें राष्ट्रपति बनना है, तो अरविंद शर्मा के बारे में क्या है, ये मैं अभी ऐसा नहीं कुछ कह सकता। लेकिन आप ये देखिए जिस तरह से एक तो वो यहाँ पे लैंड करते हैं, एमएलसी बनते हैं, लोग कहते हैं कि लोग फिर अफवाह सुनने लगी इनको सीएम बनाना है और गृह मंत्रालय देना है। ये क्या बनेंगे ये अभी कुछ नहीं मतलब, लेकिन कहीं ना कहीं तो कुछ चल रहा है। लेकिन जैसे उनको पहले ये तय हुआ कि वो शनिवार को नॉमिनेशन करेंगे। उनका जो उनका पर्चा भरा हुआ, जब पर्चा भरने के बाद उसकी फोटोकॉपी हम लोग को मिली तो उसमें डेट कटी हुई थी। डेट में शनिवार को 16 तारीख, उसको काट के 18 किया गया था। उसमें ये था कि उनको ये कहीं ना कहीं जो चीजें चल रही हैं उससे लोग ये प्यार लगा रहे हैं कि उनके और मुख्यमंत्री योगी के बीच में कुछ किसी बात को लेकर कुछ उतना सहजता नहीं है। वो सबसे मिलते हैं, सबसे लास्ट में संडे को जाकर वो मुख्यमंत्री से उनको मिलने मिलता है। तो ये सब देखिए एक यहाँ पर एक अटकलों का, यूपी में आप जाएंगे तो रिक्शा वाले से लेकर और कार में चलने वाला सब अपने अपने तरीके से अरविंद शर्मा की भूमिका को डिस्क्राइब कर रहा है। कोई कर रहा है कि वो नंबर 2 बनने जा रहा है, कोई करने जा रहा है कि नहीं योगी बनाया जा रहा है। तो ये पूरा एक क्या है कि प्रयासबाजियों का, अटकलबाजियों का बाजार बहुत तेज गर्म है। लोग कह रहे हैं कि उनको ऐसा शायद प्रयास चल रहा है। राजनाथ सिंह का जो मकान 4 का 10 मार्च मुख्यमंत्री के जस्ट बगल वाला शादी था, उसमें वो उनको अलॉट करने की कवायद चल रही है। ये अभी किसी ने आधिकारिक रूप से इसको कंफर्म नहीं किया है, लेकिन हाँ,
अगर उनको कोई मंत्री बनते हैं और प्रोमिनेंट मंत्री बनते हैं तो एक वही बंगला खाली है जो 4 का 10 है जो उनको अलॉट किया जा सकता है। चलिए ये आशीष सब बाबू, मैं लेकर कुछ, एक अब चूंकि कयासबाजियों का जिक्र हो ही रहा है तो कुछ और कयासबाजियों पर बात कर लेते हैं। सुनील बंसल अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का दिल्ली में काम कर रहे थे। 2014 के लोकसभा चुनाव के पहले अमित शाह को जब भाजपा का उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया जाता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी कैंपेन कमेटी को यह समझ में आता है कि यूपी का कोड क्रैक किए बिना दिल्ली तक रास्ता नहीं पहुंचता सुगम ढंग से, और तब सुनील बंसल वहां पर पहुंचते हैं। उसके पहले नागेंद्र जी लंबे समय तक संगठन मंत्री थे जो अब बिहार में हैं। सुनील बंसल वहां पर रहते हैं। भाजपा 2014 जीतती है, 2017 जीतती है, 2019 भी जीतती है। लेकिन पिछले दिनों एक दिलचस्प बदलाव देखने को मिलता है जब सुनील बंसल के साथ 2 लोगों को सह संगठन मंत्री बनाया जाता है, भवानी सिंह को काशी क्षेत्र का और कर्मवीर सिंह को मेरठ क्षेत्र का। इन सब के बीच हम ये लगातार सुनते आ रहे हैं कि सुनील बंसल और योगी आदित्यनाथ के बीच चीजें बहुत स्मूथ नहीं है। एक पावर शेयरिंग को लेके, रसूख को लेके, संगठन और सत्ता के बीच जो अमूमन हर जगह खिंचाव होता है वो यहां भी है। इस तरह की खबरों में कितना दम पाते हैं आप? नहीं, देखिए इसका, देखिए अगर हम मुझसे आप कहेंगे कि इसका कोई हम इसको हम जस्टिफाई कर सके, कुछ हम आपको डेटा, देखिए ये सब क्या है ना, देखिए जब हम 2 बड़े संगठन पैरेलल काम कर रहे होते हैं तो ये स्वाभाविक है कि बातें उठती हैं कि उनमें आपस में 2 पटरियां हैं। एक भाजपा की यहाँ पे यूपी में 2 पटरियां हैं, एक पटरी संगठन है तो एक पटरी सरकार है। दोनों पावरफुल है, योगी जी को पूरा वोट है, तो जो हमारे जो सुनील बंसल एंड कंपनी है वो अमित शाह के पूरा, तो जिस तरह से, तो इस तरह से आप उसको समझिए। तो मुद्दा क्या है कि देखिए क्या ये कभी अभी तक ऐसा कोई इंस्टांसेस नहीं आया है कि इसमें योगी और अमित शाह दोनों, वो सॉरी, योगी और सुनील बंसल दोनों आमने सामने किसी मुद्दे पे आ गए हों। लेकिन चूंकि एक भाजपा बड़ी पार्टी है तो स्वाभाविक रूप से है कि खेमेबंदी होगी कि दोनों इन्फ्लुएंस है। पहले जो हम सरकारें देखते थे उसमें जो सरकार होती थी वही संगठन होता था। लेकिन पहली बार हम देख रहे हैं ना यूपी की सरकार में कि सरकार अलग है, संगठन अलग है, तो इसलिए 2 खेमे हैं, 2 पावर सेंटर तो यहाँ पे है। इसलिए इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते कि दोनों पावर सेंटर अपने अपने चीजों को, अपने लोगों को आगे बढ़ाने के, अपना प्रभाव बढ़ाने के प्रयास करते होंगे। हाँ, अब ये देखिए क्या था, ये मेरी बात हुई कि 2 इनको क्यों बनाए गए, 2 ये प्रभारी आए, उसके बाद एक प्रभारी भी आ गए। देखिए क्या है कि 2022 का जो चुनाव होने जा रहा है उसमें वो भाजपा की राजनीति, यूपी का जो चुनाव होगा वो भाजपा के आगे की राजनीति का एक दिशा तय करेगा। देखिए मोदी जी को क्या है, मोदी जी अपना दूसरा टर्म पूरा करेंगे 2024 में, 22 में ये चुनाव हो जाएगा। तो भाजपा को 22 के चुनाव के बाद से अपने 2024 के बाद की वो पूरी पॉलिटिक्स का अपना वो कर रहे हैं। तो उन्होंने इसलिए उन्होंने सुनील बंसल साहब दो प्रभारी लगाए हैं और एक राधा मोहन सिंह को बना दिया। ये कहा जा रहा है कि राधा मोहन सिंह बहुत पहले से ही गोरक्ष मंदिर है उनसे जुड़े हुए हैं, तो ये भी कहा जा रहा है कि राधा मोहन सिंह जो है वो भी योगी के आदमी है और बहुत अच्छे रिश्ते हैं, योगी और राधा मोहन सिंह जी में बहुत अच्छे रिश्ते हैं। दोनों आपस में, मतलब यहाँ पे रोज आपस में, जब राधा मोहन सिंह जैसे रोज आपस में बातचीत करते हैं और अनऑफिशियल जाते भी हैं उसको, तो ये कहना कि जो है ये जो अपने सुनील बंसल है ये डोमिनेट नहीं कर रहे हैं या योगी इनका हावी हो रहा है या लड़ाई चल रही है। हाँ, ये है कि दोनों को संगठन बैलेंस करके चल रहा है कि सुनील बंसल के साथ भी कुछ योगी के लोग हैं, तो योगी के भी दफ्तर में कुछ सुनील बंसल और उनके लोग काम कर रहे हैं। तो ये एक बैलेंस बनाने का प्रक्रिया है अमित शाह, नरेंद्र मोदी जी का, ये बना के काम कर रहे हैं। आशीष जी, मेरा अगला सवाल भी इसी तरह की राजनीतिक कयासबाजी से जुड़ा है। हमने ये देखा कि विकास दुबे एनकाउंटर और उसके बाद पर जो दूसरे पॉलिटिकल खेमे हैं, चाहे सपा का हो, चाहे कांग्रेस का या बसपा का, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से योगी आदित्यनाथ की सरकार पर, और ये इस तरीके का रेजोनेंस ब्यूरोक्रेसी में और कुछ नीचे भी सुनाई दिया। इस तरीके के इल्ज़ाम लगाते हैं कि साहब ये तो छत्रियों की सरकार है। वो संन्यास के पूर्व की जो योगी आदित्यनाथ की पहचान थी उसकी तरफ इंगित करते हैं। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह भी इस तरफ इशारा करते हैं। ठीक है, सपा कहती है भगवान परशुराम की मूर्ति बनाएंगे, बसपा कहती है अन्याय हो रहा है,
कांग्रेस भी इस एजेंडे को अपने ढंग से पुश करती है। जो योगी आदित्यनाथ के समर्थक हैं वो कहते हैं कि ये इल्ज़ाम बेबुनियाद है। आप नियुक्तियां उठा के देख लीजिए, चाहे डीजीपी हों, चाहे चीफ सेक्रेटरी हों या दूसरे लोग हों, कहीं से भी किसी एक जाति समूह को प्रश्रय नहीं दिया जा रहा है। इस पूरी डिबेट के पॉलिटिकल निहितार्थ क्या हैं? क्या बीजेपी इस चीज को लेकर फिक्रमंद है? नहीं, देखिए, दो चीज इसमें बहुत स्पष्ट मैं आपको देता हूं कि देखिए, ये जो राजनीति है ना, ये आप इसको चलिए, जब राजनाथ सिंह जी की सरकार थी तब भी ये बात देखिए, ये बसपा ने ये कार्ड खेला था। मतलब राजनाथ सिंह जी की सरकार हुई बनी जब यहाँ पर, तो तब बसपा ने सोचा कि क्यों ना हम ब्राह्मणों की पॉलिटिक्स करते हुए ब्राह्मण, दलित और मुसलमान का एक हम गठजोड़ तैयार करें। तो वो उसमें जब राजनाथ सिंह सरकार हुई तो बसपा के नेताओं ने ये प्रचारित किया कि देखो, कल्याण मिश्रा को नहीं किया, ब्राह्मण बहुत दुखी है और ब्राह्मण है, तो थोड़ा सा ये ब्राह्मणों के मन में आया कि जो है कि हाँ, ऐसा हो गया। तो जब बसपा की 2007 में जो सोशल इंजीनियरिंग हुई, तो वो अब लोग सोचते हैं कि फिर भाजपा की सरकार है, एक मुख्यमंत्री जिसको जो कि योगी है, लेकिन उसका पूर्व इतिहास को याद करके वो सोचते हैं कि ये कार्ड फिर हम चल सकते हैं कि हम ये कहें कि भाई देखिए, योगी जी क्योंकि जो जन्म से एक ठाकुर है, तो हम ये कहें कि ये ठाकुर तो हमारे पास आएंगे नहीं, लेकिन हाँ, ब्राह्मणों में एक नाराजगी बनाने की कोशिश करें। लेकिन देखिए, यहाँ इस समय का मामला, इसमें बहुत मसला दूसरा है। देखिए, इसमें यूपी में जो राजनीति है, यूपी में बहुत कुछ, योगी तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन मोदी फैक्टर बहुत काम करता है। तो जो मोदी फैक्टर है वो अभी भी वो उसमें थोड़ा सा ब्राह्मण जो अपर कास्ट है, वो थोड़ा सा उसको वो मोदी को के फैक्टर से थोड़ा प्रभावित है, मोदी से जुड़ा हुआ है। तो जब तक हमारी जो ये अच्छी पार्टियां हैं, वो सिर्फ ये कहेंगे कि ब्राह्मणों के साथ ये हो रहा है, उनको विपक्षी पार्टियों ने भी कोई अपना बहुत बड़ा रोड मैप लेके नहीं आया। उन्होंने कहा कि हम वो लगवाएंगे, इनकी मूर्ति लगवाएंगे, लेकिन अभी तक तो परशुराम की मूर्ति का अभी तक तो कहीं कुछ सिरा दिखाई नहीं कि उसकी मूर्ति का कहाँ डिजाइन ही कहाँ है, वही दिखा देते। तो क्या ना, देखिए, हर आदमी बस बातें कर रहा है कि ब्राह्मणों के, अभी कोई विपक्षी पार्टियां कोई भी ब्राह्मणों के लिए कोई ऐसा रोड मैप या कोई ऐसा, अभी एमएलसी ही बनने थे समाजवादी पार्टी के, तो किसी एक ब्राह्मण नेता को अगर कर दिए होते, तो ये एक्चुअली में कहना कि ये एक बस जाति जोड़ों की राजनीति को चलना, लेकिन वो अब धीरे धीरे थोड़ा सा उस तरह से काम नहीं करेगी जो जिस तरह से लोग पहले करते आए हैं कि ब्राह्मणों के बारे में करो तो ब्राह्मण हमारे पास आ जाएगा। लेकिन ब्राह्मण का क्या है कि मैंने स्टोरीज की है में और काफी एनालिसिस उसमें किया था। तो आप जब भी देखेंगे, जो भी पार्टी की लोग कहते हैं कि मुसलमान जो है वो टैक्टिक वोटिंग करता है, लेकिन मेरे हिसाब से ब्राह्मण जो है वो यूपी में टैक्टिक वोटिंग करता है। आप देखिए, जिस पार्टी की जब सरकार हुई है, तब तक उसके पास सबसे ज्यादा ब्राह्मण विधायक हुए हैं। आप उठा लीजिए, जब भी उठा लीजिए आप अगर मुसलमान टैक्टिक वोटिंग कर रहा होता तो 2007 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के पास सबसे ज्यादा मुसलमान विधायक थे, लेकिन सरकार नहीं थी, जबकि बसपा के पास सबसे ज्यादा ब्राह्मण विधायक थे, सरकार थी। 2012 में सपा के पास सबसे ज्यादा ब्राह्मण विधायक थे, सपा की सरकार थी। 2017 में बीजेपी के पास सबसे ज्यादा ब्राह्मण विधायक थे, सरकार। तो देखिए, ब्राह्मण क्या है, ब्राह्मण बहुत ही समझदार वोटर है। वो उसको वोट करता है जो जीत रहा होता है, ये नहीं देख रहा होता कि वो कौन सी पार्टी है। जो पार्टी जीत रही होती है उसको वो सीधे से वोट करता है। इसके लिए कोई ये नहीं है कि हम बहुत ब्राह्मण के, अगर आप जीतने को जीतता हुआ दिखाएंगे तो आपका स्वाभाविक वोट ब्राह्मण का मिलेगा आपको। 2017 में जब बीजेपी सरकार बनी, तो एकदम से मनोज सिन्हा लाइमलाइट में आ गए थे और मनोज सिन्हा बनारस में दर्शन करने लगे। लोगों ने कहा यही चीफ मिनिस्टर बनना है, ये करना है। तो वहां जो एक पूर्वांचल में क्या है, एक बहुत बड़ा तबका भूमिहार का है। तो उनका जब मनोज शर्मा नहीं बने तो वो थोड़ा सा उनके अंदर एक कसक थी। वो थोड़ा सा एक उनको लगा कि जो है ये नहीं बने। कोई माओ उधर गाजीपुर बलिया साइड में इनकी अच्छी तादाद है, गोरखपुर साहब थोड़ा सा और पूर्वांचल जाएंगे तो पूरी एक अच्छी खासी बेल्ट है इनकी। तो देखिए, ये भी करीब उसी बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं। तो एक तो कास्ट फैक्टर भी इनके साथ है कि हमें वो जो मनोज सिन्हा वाला जो इशू है, जो उनके साथ जुड़े लोग हैं, उनको थोड़ा बैलेंस करने के लिए इनको हम लेके आए।
अच्छा, जो जो ब्यूरोक्रेसी को हैंडल करने की बात कही जा रही है, तब मुझे थोड़ा नहीं लगता है कि कोई भी या तो फिर उनको मुख्यमंत्री बना दे, तब वो ब्यूरोक्रेसी ठीक से हैंडल कर पाएंगे। बाकी कोई डिपार्टमेंट आप गृह मंत्री दे दो, गृह मंत्री की तरफ से सीएम बैठा है तो उसके पास उतना नंबर 2 ही रहेगा, तो वो कितना ब्यूरोक्रेसी में कितना अपने आप को दखलंदाजी कर पाएंगे, तो ये कर पाएंगे। तो मुझे ये थोड़ा सा लोग बात पर है, लेकिन वो मॉडल क्या होगा ब्यूरोक्रेसी को हैंडल करने का, ये मुझे नहीं समझ आता, क्योंकि जब मुख्यमंत्री बैठे हैं तो मुख्यमंत्री सीधे ब्यूरोक्रेसी को देखेंगे, तो या तो फिर उनको हटाया जाए, तब उनको बैठाया जाए तो वो ब्यूरोक्रेसी करेंगे। मुझे जहां तक लगता है कि इनको इंडस्ट्री पावर इस तरह के जो यहाँ पर वो है इंडस्ट्री के इशू में, इन्वेस्टमेंट के इशू में, क्योंकि वहाँ एमएसएमई के सचिव रहे हैं और गुजरात में भी इनका इंडस्ट्री में अच्छा पकड़ था। तो और गुजरात से बहुत सारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो यूपी में इन्वेस्टमेंट करने आ रहे हैं, अडानी है, बहुत सारी कंपनियां हैं। तो एक लिंक के तौर पर उसको यूज करने पर मुझे लगता है इंडस्ट्री और ये सब उनको मिलना चाहिए। आशीष, बड़ी भूमिका रहेगी। जी आशीष, ये बताइए, मैं इंडिया टुडे मैगजीन में आपकी स्टोरीज फॉलो करता हूं। आपने विस्तार से लिखा कि कोविड मैनेजमेंट को लेकर योगी सरकार ने किस तरह से अच्छा काम किया। मैं खुद उत्तर प्रदेश से आता हूं, लगातार घूमता रहता हूं। सड़क निर्माण के मोर्चे पर इस सरकार का काम मुझे बहुत उम्दा लगता है। जिस रफ्तार से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बन रहा है या पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बन रहा है, हम देख रहे हैं। मुझे ये समझ में नहीं आता कि एक जो योगी आदित्यनाथ की एडमिनिस्ट्रेटर वाली इमेज है, खासतौर पर इस तरह के डेवलपमेंट वर्क को लेकर, उसको उतना प्रोजेक्ट नहीं किया जाता है खुद उनकी सरकार के द्वारा उतने इफेक्टिव ढंग से। लेकिन जो एक दूसरी गैलरी को प्लीज करने वाले एलिमेंट्स हैं, चाहे वो लव जिहाद हो, चाहे सख्त बयान देने हो, इनको ठोको उनको ठोको, ये करो वो करो, उस इमेज को ज़्यादा प्रोजेक्ट किया जा रहा है। आपको लगता है कि ये पॉलिटिकल मैसेजिंग के लेवल पर कहीं फॉल्ट है? नहीं, देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि यहाँ जो पार्टी में जिस तरह से अखिलेश यादव ने अपने को को प्रोजेक्ट किया था 2017 चुनाव में, और उसका नतीजा इनको क्या मिला, तो इनको पार्टी के लोगों से जब बात होती है तो वो कहते हैं देखिए हम इंफ्रास्ट्रक्चर कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर से वोट नहीं मिलता, ये इनको मालूम होता। देखिए, बीजेपी बहुत ही प्रोफेशनल, थारो प्रोफेशनल तरीके से काम कर रहे हैं, इसलिए वो मैसेज कर रहे हैं। उनको एक 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 खास वर्ग के खिलाफ सारा देखिए चीजें होती हैं। आप मेरे पास इनके कई सारे लोग जो हैं वो मीडिया, बीजेपी का मीडिया ग्रुप है, सब है, तो वो लोग देखिए जब क्रिमिनल खिलाफ होता है, सारे यात्री अहमद के खिलाफ जो कोई कार्रवाई होती है उसकी पूरी डिटेल भेज देते हैं। देखिए, एक्सप्रेस पे के भी आते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो जो मुख्तार अंसारी के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई हो रही है, उससे उसका एक मैसेज देना चाहते हैं। देखिए, हम जो पहले तुष्टीकरण की राजनीति थी वो उसको, क्योंकि ये इससे जो बॉन्डिंग होती है वो एक्सप्रेसवे बनाने से जो बॉन्डिंग है उससे ज्यादा ही मजबूत है। एक्सप्रेसवे जब आदमी चलेगा तब वो कहेगा कि हाँ भाई बहुत अच्छा बनाया, हम वोट देंगे। लेकिन ये जो बॉन्डिंग होती है, भाई हाँ देखिए ये क्रिमिनल है, एक खास वर्ग का क्रिमिनल है, उसका गिरा दे रहे हैं, आप देखिए तो उसका पूरा प्रॉपर्टी गिरा दे रहे हैं। तो ये संदेश देने की, ताकि जो 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 थोड़ा सा पोलराइजेशन, एक खास वर्ग के प्रति एक जो हमारी पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स है वो बरकरार रहे, हमारा एक सॉलिड हमारा वोट बैंक बरकरार रहे, जो काम है। क्योंकि यहाँ पे देखिए जो पॉलिटिक्स है वो एक्सप्रेस पे और इस पे बहुत ज्यादा उससे आदमी वो रखता नहीं है। ये थोड़ा सा बाहर अपनी इमेज, देखिए एक्सप्रेस वे जो बनाते हैं, ये कर रहे हैं, ये बाहर अपनी इमेज बिल्डिंग लेके कर रहे हैं कि बाहर जो हमारा जो इन्वेस्टर आए हुआ है तो वो देखे कि यहाँ पे एक्सप्रेस वे है, मेट्रो है, तो उसका एक अलग अप्रोच होता है। वोट लेने के लिए दूसरी तरह की राजनीति होती है, तो वो उस तरह की पार्टी, वोट देने के लिए इनको एक संदेश देना होता है। अच्छा, ये बताइए कि प्रियंका गांधी जो कांग्रेस को यूपी में रिवाइव करने की कोशिश कर रही हैं, प्रियंका गांधी, उसको किस तरह से देखा जा रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस के हाथ से बात निकल चुकी है। 2022 का चुनाव होने वाला है वो दो पार्टी होने वाला है, बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी। कांग्रेस के लिए बहुत कुछ करने के लिए नहीं बचा है, क्योंकि कांग्रेस ने, क्योंकि देखिए ये आप एकदम से आकर कर देंगे कुछ, कोई घुमा देंगे कि कांग्रेस को रिवाइव हो जाएगी, तो ये कहना बहुत ही मुश्किल है। मतलब मुझे तो, मैं यहाँ कांग्रेस को फॉलो करता हूँ, आप मुझसे कांग्रेस के 10 नेता का नाम जो एक्टिव है बाद में ना बता पाऊंगा, क्योंकि क्या है कि कांग्रेस ने अभी अपने आप को
उस मोड में नहीं लेके आए हैं कि वो मुख्य विपक्षी पार्टी तौर पे अपने को पहले स्टेब्लिश करें। सरकार तो बाद में लाने की बात होगी। वो सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, काम कुछ नहीं है। इस तरह से आपका उनका संगठन इस तरह से बहुत कमजोर पड़ा हुआ है। अभी आगरा में इनके यहाँ 4 महीने से इनके पास अध्यक्ष नहीं था, प्रदेश अध्यक्ष। अभी इन्होंने एक महिला थी जो भी भ्रष्टाचार के आरोप में जिनको बर्खास्त किया था, उसको नया जिला अध्यक्ष तैयार करते 4 महीने लगा दिए। तो हर जगह संगठन में काफी विरोधाभास है। जमीन पे लोग जो है उनका पब्लिक कनेक्ट नहीं है। तो कांग्रेस के लिए हम बहुत ही आशान्वित नहीं है। कांग्रेस अगर अकेले लड़ती है तो चौथे 5वें नंबर की लड़ाई लड़ रही है। चलिए आशीष जी, आप हमारे साथ जुड़े नेता नगरी में, बहुत बहुत शुक्रिया इसका। थैंक यू सौरभ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नेता नगरी में अब समय है बिहार के विषयों पर मंत्रणा का, और इस मंत्रणा में हमारे मार्गदर्शन के लिए मौजूद हैं इंडियन एक्सप्रेस अखबार से जुड़े असिस्टेंट एडिटर और एक बहुत ही ज़रूरी किताब के लेखक। मतलब किताबें तो उन्होंने 2 लिखी हैं और तीसरी भी आने वाली है। आजकल वो साल की एक निपटा रहे हैं, लेकिन फिलहाल जो किताब आई है वितस्ता पब्लिकेशन से, जेपी टू बीजेपी, बिहार के कंटेक्स्ट में किताब, इस किताब के ऑथर संतोष सिंह, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। वितस्ता और सेज दोनों बोलिए, सेज वितस्ता। जी जी। मैंने ये देखा है कि पिछले 1 दशक में ऑथर अपनी किताब की मार्केटिंग को लेकर इतना सजग हुए हैं कि अब उनको पब्लिकेशंस के मार्केटिंग विभाग करनी, वो खुद बहुत अटेंटिव रहते हैं। अरे ये क्यों नहीं बोला, दाम भी बताइए जी। वितस्ता और सेज से ये किताब आई है, और संतोष जी मैं पिछले नेता नगरी में वो किताब रिकमेंड भी कर चुका हूं, तो निश्चिंत रहिए, अच्छी राजनीतिक किताबें लगातार नेता नगरी के दर्शकों तक पहुंचे, इसको लेकर हम प्रतिबद्ध हैं। फिलहाल तो आप ये बताइए कि बीजेपी की प्रतिबद्धताएं किन किन सेनानियों के कंधे पर टंगी हैं, और फ्लैट होकर सवाल पूछता हूं, क्या शाहनवाज हुसैन डिप्टी सीएम बनने वाले हैं या कोई अहम महकमा मिलने वाला है उनको? मुझे नहीं लगता है कि अभी शाहनवाज को डिप्टी सीएम बनाएंगे, तुरंत चेंज करेंगे, ये मुझे नहीं लग रहा है। हाँ, उनको माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट जरूर दे दिया जाएगा क्योंकि वो उनको सूट करेगा। अच्छा ये बताइए कि शाहनवाज हुसैन जिनकी खाली की हुई सीट पर विधान परिषद के सदस्य बन रहे हैं, उन सुशील मोदी के मोदी कैबिनेट में शामिल होने की क्या संभावनाएं हैं? हाँ, मैं ये कह रहा था कि अभी इस तरह की कोई पुष्टि नहीं आ रही है, कोई तरह से कहीं कोई फीलर नहीं है। अब ऑफकोर्स सुशील मोदी दिल्ली जा रहे हैं, आ रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, बिहार की राजनीति पर भी अपना ट्वीट कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, मैंने कोई कंक्लूजन के साथ मैं नहीं कह सकता हूँ कि वो बनेंगे, लेकिन हो सकता है कि संगठन में भी उनको जिम्मेदारी मिले। तो अभी तक मुझे कोई पुष्ट खबर नहीं है कि वो मंत्रिमंडल में उनको मिल सकता है। अच्छा, एज ऑफ नाउ जी। तीसरा सवाल मेरा यह है कि नीतीश सरकार इतनी गुस्से में क्यों नजर आ रही है? पत्रकार कुछ सवाल पूछते हैं तो सुशासन बाबू उखड़ जाते हैं। नया सर्कुलर आया है कि कोई सरकार की आलोचना करेगा तो मुकदमेबाजी होगी, और जिस पुलिस कप्तान ने आबकारी नियमों को लेकर क्या हो रहा है, शराबबंदी को लेकर क्या हो रहा है, सब जिलों में चिट्ठी भेजी, उसको ट्रांसफर कर दिया और उस चिट्ठी को भी वापस करवा लिया। तो जहां सुशासन बाबू को गुस्सा आना चाहिए वहां तो आ नहीं रहा है, और जहां पर नहीं आना चाहिए वहां पर आ रहा है। क्यों इतने उखड़े हुए हैं? ये लॉ एंड ऑर्डर काउंट पर जो इनकी काफी शिकायत हुई, खास करके इंडिगो के स्टेशन मैनेजर रुपेश कुमार सिंह के मर्डर के बाद, और ऑलमोस्ट वो शाम को होता है, उनके घर के सामने में होता है, कंट्रैक्ट किलर आता है, तो एकदम स्टेट सेक्रेटेरिएट्स के 200-250 मीटर के दायरे में कोई हत्या होती है, तो और वो हाई प्रोफाइल मर्डर कहा जाएगा क्योंकि रुपेश के संबंध काफी लोगों से थे, पॉलिटिशियंस थे, ब्यूरोक्रेट्स थे, बहुत हाई प्रोफाइल थे, उनकी बहुत लाइजनिंग कैपेसिटी थी, तो इसलिए उसकी चर्चा हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसका इन्वेस्टिगेशन कोई कंक्लूजन पर नहीं पहुंच रहा है, तो अभी भी मतलब पूरी बीटिंग इन द वॉइड टाइप का ही है। उन्होंने एक थ्योरी निकाली कि कंट्रैक्टर का पार्किंग का डिबेट ये होगा, पार्किंग रोक के कारण हुआ होगा, लेकिन उसमें भी बहुत ज्यादा दम नहीं है, तो अब दूसरे को प्रयास कर रही है। तो इन सब को लेकर थोड़ी सी बेचैनी शिकायत से एक तरह से कहें कि नाराजगी कहीं न कहीं दिख रही है। और ये जो लेटेस्ट सर्कुलर आया है, मुझे भी समझ में आया, मेरे पास भी आया, ये डेमोक्रेसी में शिकायत करने की स्वस्थ परंपरा चल रही है। अब ये कौन डिफाइन करेगा कौन सी भाषा भद्र है, कौन सी भाषा भद्र है, इसका तो कोई डिफिनीशन इस तरह से नहीं
किया गया है और साइबर क्राइम के दायरे में ये कैसे आ जाएगा। राइट के टाइम पे अगर कुछ होता है, वो कुछ बातें ऑफेंसिव होती है, वो समझ में नहीं है, लेकिन नॉर्मल केस में अगर लोग क्रिटिसिज्म की बातें ही छोड़ देंगे तो ये तो डेमोक्रेसी के लिए सही नहीं है। सर हम ये मान के चल रहे थे कि सरकार का हनीमून पीरियड खत्म हो गया होगा और उसके बाद अब वो जो नॉर्मल काम करने का तरीका हो जाएगा उसके लिए उस पर आ जाएंगे, लेकिन उससे पहले ज़रूरी है कि वहाँ पे एक मंत्रिमंडल विस्तार हो और डिपार्टमेंट्स को उनके फुल टाइम मिनिस्टर्स मिले। क्या वजह है कि ये नहीं हो पा रहा है? क्या ऐसा कुछ है कि जदयू और भाजपा अग्री नहीं कर पा रहे हैं नामों पर, और खासतौर पर होम मिनिस्ट्री को लेकर जो जिद चल रही है? देखिए, होम मिनिस्ट्री तो नीतीश कुमार कंसीड नहीं करेंगे, ये तो बहुत क्लियर है। और है क्या ना कि आप अरुणाचल को याद कीजिए, अरुणाचल का इम्पैक्ट है। अरुणाचल इम्पैक्ट से बीजेपी को फायदा, जदयू को फायदा भी मिला। वहां के उनके नेता इनके बस में थे कि नहीं थे, ये कहना बहुत मुश्किल होगा, वो तो मन बना चुके थे, लेकिन उनके जाने के बाद बिहार में उनको दबाव बनाने की एक अच्छा मौका मिल गया और उसको कहीं ना कहीं उसको इन्होंने इनकैश किया, जो कि पहले थ्योरी थी कि प्रोपोर्शनेट मिलेगा आपकी सीट के आधार पर, वो अब मैंने जो सुना है वो 50-50 हो गए हैं, जो कि नीतीश कुमार के लिए बड़ा बार्गेन कहा जाएगा। तो वो बातें, तो वो जिस तो खत्म हो गया है। अब है कि बीजेपी से लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं। बीजेपी की तरफ से एक पहली लिस्ट गई थी, उसमें कुछ ऐसे नाम थे जो कि सेंट्रल लीडरशिप को मतलब उन्होंने अप्रूव नहीं किया, तो सेकंड लिस्ट गई है, वो शायद अप्रूव हो गई है। नीतीश कुमार भी दिल्ली में थे कल तक। मुझे लगता है कि 3-4 दिन में कैबिनेट एक्सपेंशन हो जाएगा, लेकिन जहां तक होम की बात कही तो होम तो नहीं देंगे। और नीतीश कुमार की बहुत मार्केबल बात कही थी कि पहली बार ऐसा हुआ है कि कैबिनेट एक्सपेंशन में होता क्या था कि ये लिस्ट भेजते थे, बीजेपी लिस्ट भेज देती थी और फाइनली करते थे। इस बार स्थिति उलट हो गई है, बीजेपी डिक्टेट कर रही है, बीजेपी डिले कर रही है, तो कहीं वो उनका जो ज्यादा पोजीशन है, स्ट्रेंथ है, तो वो अपने आप को तो फैक्टफुली असर्ट कर रहे हैं, तो ये अभी चलेगा। ये तो ईयर ऑफ पोस्टरिंग है 2021, ईयर ऑफ एक्शन तो 2022। एक संतोष जी, आखिरी सवाल पर आपकी टिप्पणी चाहूंगा। तेजस्वी यादव इस पूरे पॉलिटिकल उसमें आपको कहां नजर आ रहे हैं? तेजस्वी का देखिए सी सॉ है, उन्होंने एक नई कंस्टिट्यूंसी क्रिएट की, इसमें माइग्रेंट हैं, वर्कर हैं, यूथ हैं, बेरोजगार युवक हैं, जिसको कि आपने देखा कि ही वाज बस किसिंग डिस्टेंस फ्रॉम पावर, ऑलमोस्ट देयर। लेकिन अब क्या है कि कैन ही होल्ड ऑन टू दैट कंस्टिट्यूंसी, दैट इज द बिग क्वेश्चन। उनका जो बीच में जो वैनिसिंग एक्ट हो जाता है, चले जाते हैं बाहर, अचानक शांत हो जाते हैं, फिर ट्विटर पे एक्टिव होते हैं, अभी तो 3-4 दिन से फिर से फील्ड में एक्टिव हो गए हैं, तो ही हैज टू बी कंसिस्टेंट। जैसे आज जैसे सर्कुलर आया तुरंत शिकायत की। ये बताइए, एक और खबर आ रही थी पटना से, ये मुकेश सहनी क्यों नाराज थे और फिर अमित शाह ने फोन किया तो मान गए? क्या चल रहा था अंदर खाने? देखिए, अंदर खाने में ये चल रहा था कि मुकेश सहनी वाली जो सीट है, विनोद नारायण झा वाली सीट थी, जो एमएलए बन गए, उसमें 1.5 साल बचा हुआ है, तो इनको कहीं ना कहीं डर था कि 1.5 साल के बाद हमको रिपीट करेंगे नहीं करेंगे। तो इनको कहा गया भाई आप बन के तो बनो तो सही, एमएलसी बन जाओ, उसके बाद खाली होगी तो तुम ही बनोगे। तो ये इनको लग रहा है कि कहीं मेरे साथ गेम तो नहीं हो रहा है कि भाई 1.5 साल के लिए दे दिया, फिर क्योंकि सुशील मोदी वाला शाहनवाज को मिला जो कि लंबा टर्म है। हाँ, तो उनका जो टाइम फ्रेम जो था ना 1.5 साल का, वही एक जिज था। उसे वो फोन जब आ गया तो फिर नाराजगी दूर हो गई। दूसरी चीज है कि भाजपा मुकेश सहनी को क्यों कमजोर करेगी, क्योंकि मुकेश सहनी को जो फाइनल पॉलिटिकल वैलिडिटी है तो वो बीजेपी के साथ आने से ही मिली है। वो जब यूपीए के साथ थे तब तो उनकी क्या स्थिति थी? ऑफ कोर्स, एकदम इनको नाराज करने की कोई वजह नहीं है। एबीसी के एक नेता के रूप में प्रोजेक्ट कर रहे हैं। और एक बात मत भूलिए कि उनके जो 4 में से 3 एमएलए हैं वो बीजेपी खेमे के ही हैं, तो मुकेश सहनी भी ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, उनके हाथ भी बंधे हुए हैं। तो लेकिन उनकी यही बात थी, एक एश्योरेंस उनको मिल गया है कि ये सीट जब समय पूरा हो जाएगा तो यू विल बी रिपीटेड। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका संतोष सिंह जी। जल्द ही हमारे दर्शक किताब वाला में भी आपकी किताब जेपी टू बीजेपी के बहाने आपसे रूबरू होंगे। आपने नेता नगरी को पहले की तरह एक बार फिर से कृपा पूर्वक समय दिया और अब मैं भी इस तरीके की अतिरिक्त लच्छेदार शैली में धन्यवाद कहना सीख गया हूं, लेकिन हमेशा की तरह मैं वाकई बहुत कृतज्ञ हूं आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू सौरभ, थैंक यू। बढ़ते हैं नेता नगरी के अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है जवाबदेही। हमारे दर्शक सवाल पूछते हैं और वरिष्ठ पत्रकार निखिल जवाब देते हैं। तैयार है निखिल? पहला सवाल, माय क्वेश्चन टू सौरभ लिखा हुआ है वहां पे। अच्छा। विनीत यादव पूछ रहे हैं
डोंट यू थिंक दैट द एब्सोल्यूट मेजोरिटी इज नॉट हेल्दी फॉर आवर डेमोक्रेसी? क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि जो एब्सोल्यूट मेजोरिटी है, कि एक ही पार्टी के पास में मेजोरिटी हो, वो लोकतंत्र की सेहत के लिए अच्छा नहीं है? आई एम नॉट सेइंग दिस जस्ट फॉर मोदी गवर्नमेंट बट फॉर इंदिरा एंड राजीव रेजिम टू। मैं सिर्फ मोदी के लिए नहीं, इंदिरा और राजीव के भी समय की बात कर रहा हूँ। देखिए, मैं इसका कोई भी बहुत आदर्शवादी जवाब नहीं दूंगा, बहुत प्रैक्टिकल जवाब दूंगा। मुझे ऐसा नहीं लगता है। मुझे लगता है कि जो भी गठबंधन या पार्टी सत्ता में आए, स्पष्ट बहुमत के साथ आए, ताकि उसके 5 बरस बहुमत के इंतजाम में ना बीते। वाजपेयी साहब बहुत अच्छी सरकार चलाते थे। मतलब जब मैं उसके कैटेगराइजेशन करता हूं तो नेहरू का शुरुआती दौर हो 52 से 57 का, वाजपेयी साहब का दौर हो, नरसिम्हा राव के कई फैसले लिबरलाइजेशन समेत, यूपीए के कई फैसले, एक कंटिन्यूटी दिखती, सातत्य दिखता है 91 से 2007-8 के बीच। लेकिन वाजपेयी साहब को क्या दिक्कत हुई, या यूपीए को भी बाद में क्या दिक्कत होती थी, जो मोदी जी को नहीं हो रही है? अभी साहब फलाने, अभी ममता नाराज हैं, अभी जयललिता नाराज हैं, अभी चंद्रबाबू, अभी मैं शक्ति सिन्हा की किताब पढ़ रहा था, लोग कह रहे थे कि जयललिता की नाराजगी की बड़ी बात होती है, उससे ज्यादा तो चंद्रबाबू की लिस्ट हुआ करती थी। लेकिन उनको यह पता था कि बिना पब्लिक में नाराज हुए कैसे बात मनवाई जाए। स्पष्ट बहुमत की सरकार हो, जवाबदेही हो, ताकि आप जिन मुद्दों के आधार पर जनादेश लेकर आए हैं उनको लागू कर सकें, और उनके अच्छे बुरे पर फिर आपको अगला जनादेश मिलता है। लेकिन एक इसमें कैविएट है। कैविएट ये है कि निखिल, आजकल ना नंबर गेम का बड़ा जोर हो गया है। इसका एक जो दूसरा पहलू है, अब वो नंबर गेम क्या है कि साहब यूपी से 80 आते हैं, है ना, और सिक्किम से 1 आता है। लेकिन हो सकता है कि किसी वित्त वर्ष में सिक्किम की जरूरतें ज्यादा हों। तो सिर्फ नंबर गेम आधार नहीं होना चाहिए डेवलपमेंटल वर्क के एलोकेशन का। और नरेंद्र मोदी सरकार के बहुत सारे फैसले अच्छे और बुरे दोनों हैं, और हम उनकी वस्तुगत समीक्षा करते रहते हैं। लेकिन नॉर्थ ईस्ट को लेके इस गवर्नमेंट ने एक जो पॉलिसी अपनाई है डेवलपमेंट को लेकर, उससे मैं काफ़ी हद तक विद्वानों से बातचीत के आधार पर कह रहा हूं कि संतुष्ट हूं। आपके इसमें क्या कहते हैं, इन्होंने क्या लिखा है, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में कोई दिक्कत नहीं है जब तक कि वो किसी अथॉरिटेरियन लीडर के हाथ में नहीं आती। जी, ये दो अलग अलग चीजें हैं। ये तो यही चीज है। आप कह रहे थे कि वो यूपी वाला लॉजिक की 80 और 1 वाला वो उदाहरण को पसंद भी है। क्या आप बाइफरकेशन या ट्राइफरकेशन में मानते हैं यूपी के? मैं तो बुंदेलखंड अलग राज्य बनना चाहिए। वो तो गिवन है, इनने तो मांगना ही है। झांसी को राजधानी बनवाए बिना ये रुकेंगे नहीं, बस चले तो उरा ही बनवा देंगे। भाई साहब एक बात बताइए, कौन सा राज्य ये चाहता है कि उसे विकास के लिए इमदाद की, खैरात की जरूरत पड़े? बुंदेलखंड में जब मुझे केबीसी में बुलाया था, तब मैंने अमिताभ बच्चन से भी यही बात कही थी। एक लंबे समय तक, हमारे छुटपने तक, तीज त्योहार पे चावल बनता था। बारिश की कमी, आप बांदा, चित्रकूट के कई इलाकों में जाएंगे, मौदा, हमीरपुर के, अभी भी लोगों को कई किलोमीटर चलना पड़ता है पेयजल के लिए। तो हमारे यहाँ पानी की समस्या है। हमारे यहाँ माइनिंग बहुत होती है और स्टोन क्रशिंग बहुत होती है। बाहर से आते हैं, क्रश करके ले गए, आसपास की ज़मीन बंजर हो गई। हमारे यहाँ नेचुरल खूबसूरती बहुत है, लेकिन होता क्या है, आधे हमारे संसाधन एमपी वाले सब ले गए, उन्होंने भोपाल, इंदौर, जबलपुर सुंदर बना लिए, और छिंदवाड़ा, और यूपी वालों ने यूपी में। लेकिन हमारा जो प्यारा बुंदेलखंड है, भिंड, मुरैना, दतिया, शिवपुरी, सागर, उरई, जालौन, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, झांसी, हमें भाई साहब क्या मिला? आप छोटे राज्य इसीलिए तो बनाते हो ना कि उन छोटे राज्यों के साथ अन्याय ना हो। आपने उत्तराखंड बनाया, छत्तीसगढ़ बनाया, झारखंड बनाया, बुंदेलखंड भी एक अलग राज्य बनना चाहिए ताकि बुंदेलखंड के लोगों के साथ न्याय हो। मैं मानता हूं बुंदेलखंड की उसमें डिमांड में, ठीक है। नहीं, मैं वैसे भी, अच्छा, ऑन अ मोर सीरियस नोट, दो दिस डिमांड इज सीरियस, मैं उसके इलेक्टोरल मैथ को वो कितना सूट करेगा, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, अभी वो बीजेपी के गेम प्लान का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। देखिए, मुझे आप यूपी को ये करो। आप इसकी पहले भी मांग चली है, प्रस्ताव हुआ है, उत्तर प्रदेश और बिहार। एक तो मुझे लगता है कि लोकसभा की सीटों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए, ठीक है। एक सांसद 15 लाख 20 लाख की आबादी का, यार आप रोजाना मिलोगे ना तो भी आप हर जगह नहीं मिल सकते हो, रोजाना मिलोगे तब भी नहीं मिल सकते हो। पूरी गंभीरता से ये बात कह रहा हूं, रोजाना आप अपने क्षेत्र में सक्रिय रहें, सत्र अटेंड करें। आप अपनी हर पंचायत में नहीं पहुंच सकते हैं 2 बार 5 साल में, इतना काम होता है, इतनी बड़ी है यार, इतनी यूपी बिहार में सघन आबादी है। तो नंबर ऑफ सीट्स बढ़ें, और प्रशासनिक दृष्टि से देखा जाए, बड़े राज्यों में भी बेहतर प्रशासन हुआ है, छोटे में भी,
और छोटों में कुप्रबंधन भी हुआ है, हमने देखा है। झारखंड आप देख लीजिए, है ना, छत्तीसगढ़ झारखंड एक साथ बने, उत्तराखंड भी है ना, इसीलिए मैं छत्तीसगढ़ झारखंड का, लेकिन वहां पे छत्तीसगढ़ में स्थायित्व तो रहा, तो अच्छी बुरी जो भी है नीतियों की कंटिन्यूटी रही। तो मैं व्यक्तिगत रूप से ये मानता हूं कि अब ऐसी ऐसी लोकसभा है निखिल, ऐसे ऐसे जिले हैं, लोकसभा छोड़िए, आप चाहे इधर बीकानेर और इधर की बात करिए, हमारे उत्तर प्रदेश में, जहां पे आप एक छोर से दूसरे छोर पहुंचने में आपको 4-6 घंटे लग जाए, तो आप बताइए प्रशासनिक दृष्टि से कितना मुश्किल है। मान लीजिए आपके डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर पे कांड हो जाता है, ललितपुर, आपने वो झांसी और ललितपुर वाला एरिया देखा है, झांसी ललितपुर एक लोकसभा में आते हैं, और उस लोकसभा के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचने में आपको 5-6 घंटे लग जाएंगे। इतनी गहरी वो टिप है, वो एक जो चुक्की भीतर घुसी हुई है। तो छोटे राज्य तो होने चाहिए, छोटे राज्य, छोटा परिवार, सुखी परिवार। लेकिन उसमें यह है कि मैं उससे बिल्कुल एग्री करता हूं कि ट्राइफरकेशन होना चाहिए, लेकिन जो लोकसभाओं की बात है ना, वो क्योंकि दूसरों का मैप बिगाड़ती है। कैसे? ये दक्षिण के राज्यों की बहुत पुरानी मतलब शिकायत है कि पॉपुलेशन कम करने का एजेंडा आपने बोला, हमने किया। आप सारी नीतियां, सारे नॉर्थ इंडियन पॉलिटिशियंस जमा होते हैं, वो एक नीति बनाते हैं, उसको लागू करते हैं हम, इकोनॉमिक डेवलपमेंट देते हैं हम, और आप विज़िवी मतलब वो आप वहां पे संख्या बढ़ाइएगा। तो उस एतराज को ये बहुत दुरुस्त एतराज है, मैं इससे कंप्लीटली एग्री करता हूं। केरल या तमिलनाडु में जिस तरह से परिवार नियोजन या दूसरी स्कीम्स लागू हुई हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार में नहीं हुई हैं, तो संख्या बल के आधार पर तो वो इसको आप बढ़ाते रहें। लेकिन इसमें एक आर्ग्यूमेंट मेरा निखिल ये है कि यदि हम, ये जो है अभी वस्तु स्थिति है, इसको सुधारा जाना चाहिए, पर फिलहाल तो ये है, तो आप इस पे क्या करोगे रिप्रेजेंटेशन को लेके? तो इसीलिए तो मैं कह रहा था, जैसे वो लोकसभा वाला वो लॉजिक है ना, वो एकदम साइन थीटा कॉस थीटा वाला है, मतलब वो मुझे लगता है कि थोड़ा सा एक और इवॉल्व डिस्कशन के बाद निकलेगा। लेकिन ये तो है ही, अभी तो ये हम लोग बातचीत कर रहे हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कुशाग्र कटियार का सवाल, बीजेपी ऑलवेज टॉक अबाउट राम जी हिंदुत्व, डू यू थिंक दैट द एग्रेशन विद विच बीजेपी टॉक्स अबाउट Ram ji is very opposite to the actual nature of Ram ji? Because for me, I cannot say Jai Shri Ram with anger and aggression. I have to say Jai Shri Ram with politeness, with arms joined in bound posture. देखिए, राम के खूब स्वरूप है। एक राम वो भी है, विनय न मानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिनु होए न प्रीत। एक वो राम है। एक राम वो भी हैं जो निषाद राज गुहू को गले लगाते हैं, शबरी के बेर खाते हैं। राम को अंततः क्या कहा गया, ये मेरा फेवरेट टॉपिक है, मुझे राम जी बहुत पसंद हैं, लोहिया जी को भी बहुत पसंद थे, सबको पसंद होंगे। राम हमारे देश की संस्कृति का हिस्सा हैं। हमारे यहाँ अभिवादन में आज भी सीताराम कहा जाता है, सीताराम भैया, सीताराम फलाने ठिकाने, ऐसे करके। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। इसको लग रहा होगा कि मैं कैसा धर्म प्रचारक हो रहा हूं। देखिए, राम इस देश की संस्कृति का हिस्सा है। राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है। ये पहला जो शब्द है ना, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। राम ने मर्यादा की रक्षा के लिए रावण का वध किया, और मर्यादा की रक्षा के लिए ही अहिल्या का उद्धार या निषाद राजगुह या केवट, वो सब संवाद हैं अलग अलग। अब आप ये देखिए कि राम के नाम पर जो अलग अलग लोग अलग अलग बातें करते हैं, वो मर्यादा की और करुणा की कितनी रक्षा करते हैं, आपको जवाब मिल जाएगा। बाकी तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। लेकिन आपने सवाल का जवाब नहीं दिया। बिल्कुल दे दिया सवाल का जवाब। बीजेपी जिस तरीके से राम के नाम का या राम की छवि का प्रचार करती है, वो ऐसा करती है कि वो बीजेपी की पॉलिटिक्स को सूट करे, है ना। इसीलिए ये जो राम मंदिर, आप हमेशा देखो वो वीर मुद्रा और जो शुरुआती कैलेंडर छपे थे, मैं तो खुद संघ के विद्यालय से पढ़ा हूं, उस पूरे विचार परिवार से दीक्षित होकर निकला हूं, तो वो वही पोस्टर हुआ करता था, वीर मुद्रा वाला, है ना। चाहे वो राम जी का हो चाहे दूसरों का, क्योंकि उनको था कि हमें कुछ यहाँ पे एक उनका जो हिंदू उभार का कंसेप्ट है वो एक एग्रेशन के साथ आता है ना। तो राम के बहुत सारे स्वरूप हैं। बीजेपी का वो स्वरूप है, क्या वो इकलौता स्वरूप है? माय आंसर इज नो। हाँ, और इकलौते के साथ साथ ये भी है, आप तो सागर वाला उदाहरण दे रहे थे, सागर पे वो कब गुस्सा होते हैं, पहले वो अर्चना करते हैं, तो वो उस व्यक्ति का लास्ट रिजॉर्ट है वायलेंट होना या गर्म हो जाना। क्या ये पार्टी लास्ट रिजॉर्ट के तौर पे वो कर रही है? नहीं। वीरेंद्र विक्रम सिंह पूछ रहे हैं, इन दिल्ली वी सॉ टू मच हेट स्पीचेस बट इट इज वन साइडेड। बंगाल में हेट स्पीच दोनों तरफ से है। विल यू थिंक इट विल अफेक्ट इन फ्यूचर लाइक दिल्ली रॉयट्स? डेफिनेटली, अनफॉर्चुनेटली
दिस इज व्हाट आई थिंक कि बंगाल में शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव हो जाएं बिना किसी राजनीतिक हिंसा के। ये सिर्फ मेरे सात्विक मन की एक मंशा लगती है, वास्तविकता से इसका कोई लेना देना नहीं है। हम पंचायत चुनाव समेत कई चुनाव में देख चुके हैं किस तरीके से दोनों तरफ से पॉलिटिक्स हो रही है, पत्थरबाजी हो रही है। चूंकि वहाँ पुलिस ममता बनर्जी के अंडर में है तो उन पर सवालिया निशान ज़्यादा उठते हैं, उठने भी चाहिए। उसके बाद अब वो टीएमसी वाले कह रहे हैं कि बीएसएफ के लोग प्रभावित कर रहे हैं, बीजेपी वाले कह रहे हैं पैरामिलिट्री भेजो, सेंट्रल फोर्सेस को भेजो। तो ये लगातार चल रहा है, इसको लेके कोई मुगालता नहीं कि क्या होगा। शहाब अहमद, लेकिन हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं, भी मैंने हो। कहा ना, मेरा हाँ, सात्विक हाँ। मंशा तो हमारी यही है कि शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव हो। सौरभ जी के लिए एक सवाल, इंडियन पॉलिटिक्स पर आपकी बुक कब आ रही है? नेता नगरी और किताब वाला का कॉम्बिनेशन भी हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम लूज वर्ड्स, आई एम रियली लुकिंग फॉर योर राइटिंग, प्लीज आंसर। भाई साहब, आप जो सवाल पूछ रहे हैं वो सवाल हमारे सारे मित्र, हमारी पत्नी जो सबसे अच्छी मित्र हैं, वो सब पूछते रहते हैं किताब कब आ रही है। हमको सही में नहीं पता, हम निरे मक्कार आदमी हैं और हम लिखने में भी निखिल जी की तरह अच्छे नहीं हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारी किताबें आए। हमने कुछ किताबों के टाइटल भी सोच रखे हैं। एक कहानियों की किताब लिखने का हमारा बड़ा मन है निखिल जी, एक ऐसे बूढ़े आदमी की कहानी जो हंस क्यों रहे हो बे बूढ़े पे? नहीं, मुझे कुछ दूसरा याद आ गया, मुझे लगा कहीं वही तो नहीं लिख देंगे आप उसमें। कौन सा? अरे वही जो एक बूढ़ा परिवार में अकेला निकाल दिया जाता है। अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं। मेरा वाला बूढ़ा बहुत मस्त है। अच्छा, हाँ, मेरा वाला बूढ़ा पुलिया पे पालती मारे बैठा रहता है और दुनिया जहां की कहानियां सुनाता है। उसको बकर में भरपूर आनंद आता है। तो वो जो क्या कहानियां हैं उन पे होगा, पर देखिए कब होता है ऐसा। अगला नाम एकदम राहुल मोदी की तरह है। निखिल द्विवेदी, राहुल मोदी। अच्छा, निखिल द्विवेदी, ओ राहुल मोदी, बड़ा गहरा भैया। देखने में छोटे लगे, घाव करें गंभीर। अब इसकी व्याख्या होनी सौरभ चाहिए। सर, माय क्वेश्चन टू यू इज व्हाई डिडंट बीजेपी गिव एनी पोर्टफोलियो टू शाहनवाज हुसैन? भाई ये तो बीजेपी बता सकती है। नहीं दे रहे हैं ना, अभी बिहार में दे रहे हैं? एमएलसी मतलब देंगे ऐसा लगता है। शाहनवाज हुसैन से आप ये सवाल पूछे तो वो एक मजे हुए राजनेता की तरह जवाब देते हैं। पार्टी ने इतना कुछ दिया, 31 साल की उम्र में कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया, केबीसी का सवाल बना दिया यंगेस्ट कैबिनेट मिनिस्टर, और फिर प्रवक्ता रखा, लगातार राष्ट्रीय कार्यकारिणी में रखा, और अब लग रहा है कि उनका एक सत्ता के तौर पर भी पुनर्वास हो रहा है। एमएलसी हो रहे हैं वो कैन बिहार ही में। बी द सीएम फेस ऑफ द बीजेपी इन बिहार? ओनली नरेंद्र मोदी नोज, और कोई नहीं जानता। अजय सिंह, बोथ ऑफ यू, shall there not be a maximum limit of tenure of prime ministership or presidentiality or chief ministership like in America and others? भाई साहब, इस तरह की तुलनाओं का कोई मतलब नहीं है। अमेरिका की डेमोक्रेसी और हमारी डेमोक्रेसी में बड़ा फ़र्क है। अमेरिका की डेमोक्रेसी कैपिटल हिल की हिंसा के बावजूद, मैं ये कह रहा हूँ, हमसे बहुत ज़्यादा इवॉल्व है। वहाँ पे सरकार की आलोचना करने वालों के साथ वैसा सलूक नहीं होता है जैसा भारत में पिछले कई दशकों में हुआ है, ठीक है, और जो अभी भी हो रहा है कई लोगों के साथ। दूसरी चीज़, वहाँ पे जो प्रेसिडेंशियल डिबेट्स होती हैं या जिस तरीके से कैंडिडेट्स का चुनाव होता है, 15 दिन तक मतदान चलता है। अभी देखिए, मैं ये किताब लेके आया हूँ अविनाश कल्ला की, अमेरिका 2020, इस पर बात करूँगा, उसमें भी विस्तार से जिक्र है। तो इस तरीके की मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट लगाने से कुछ होगा नहीं है। हाँ, सबसे बढ़िया सवाल पूछा है प्रतीक शाह ने। प्रतीक शाह पूछ रहे हैं, क्वेश्चन टू सौरभ, एन ऑफ पॉलिटिक्स क्वेश्चन, व्हाट डू यू थिंक, व्हाई डू यू थिंक पीएम इज नॉट ट्रिमिंग हिज बियर्ड, इज इट रिलेटेड टू एन इलेक्शन स्टंट? वो पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री अपनी दाढ़ी क्यों नहीं बनवा रहे? पूरी गंभीरता से कहूँ तो ये उनका पूरी तरह से निजी मामला है कि वो दाढ़ी क्यों रख रहे हैं, बड़ी रखना है, छोटी। कल को कोई हमसे पूछे आप दाढ़ी क्यों नहीं रखते हैं, तो आई वुड नॉट लाइक टू कमेंट ऑन दिस ऑन कैमरा। बाकी जब मेरे यार दोस्त बैठे होते हैं तब हम लोग, क्योंकि यार दोस्त खुल के बात करते हैं और वहां आप जज नहीं हो रहे होते हैं, तो हम लोग बहुत सारी थ्योरीज पे चर्चा करते हैं। कोई वाइकिंग थ्योरी है कि वाइकिंग में ऐसी लंबी लंबी दाढ़ी रखते हैं, कोई गुरुदेव थ्योरी है, तो बहुत सारी थ्योरी है जिन पे दोस्तों चर्चा होती है, लेकिन सार्वजनिक रूप से कोई कमेंट नहीं। कौन क्या पहनता है, देखिए मोदी जी ने अपने नाम वाला कोट पहना, बड़ी खिंचाई हुई, मुझे उसमें भी कोई दिक्कत नजर नहीं आती है। ये दरअसल होता क्या है ना कि हम पॉलिटिक्स को कई ऐसी चीजों से एसोसिएट कर देते हैं जो ठीक नहीं है। एक राजनेता कैसे कपड़े पहन रहा है ये उसका व्यक्तिगत चुनाव है। वो खद्दर का कुर्ता पहने, वो अच्छा सूट पहने, भाई
मान लीजिए वो 5 लाख का सूट पहनते हैं, तो वो 5 लाख का सूट पहने, टोपी पहने, जो भी सत्ता में है वो देश को टोपी ना पहनाए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप फटी कथरी पहनो और देश की अस्तैसी कर दो, इसका कोई मतलब नहीं। तो ये दो अलग अलग चीजें। जब फलाने जी महंगी गाड़ी में घूमते हैं, अरे भाई अगर कोई देश का प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, मुख्यमंत्री है, एसपीजी प्रोटेक्टी है, इस देश ने प्रधानमंत्री खोया है, इंदिरा जी की हत्या हुई है, राजीव जी की हत्या हुई है प्रधानमंत्री पद छोड़ने के कुछ ही बरस के अंदर। तो ये बड़ी अलग अलग चीजें हैं। अभिलाष राय का सवाल है, सौरभ सर आप कोर्ट के बारे में बोलने से पहले 2 बार सोचते हैं, ये डर क्या सही है? बिल्कुल सही नहीं भाई साहब, लेकिन सर सलामत तो सल्तनत हजार। ये तो देश सोचे कि एक डरा हुआ पत्रकार उनकी कितनी सेवा कर पाएगा, है ना? क्योंकि जब मुकदमेबाजी होती है तब तो कितने ही लोग साथ देते हैं। राजनीतिक पार्टियां, सरकार अच्छे से फायदा उठा रही क्योंकि जनता उनका साथ दे रही है। सारा बिल हमारे लोगों के नाम पे नहीं फटेगा। संजय सिन्हा, डू यू थिंक देयर इज स्कार्सिटी ऑफ गुड यंग लीडर्स इन पॉलिटिक्स एंड हाउ कैन वी इंप्रूव अवर इलेक्शन सिस्टम सो दैट? अरे भाई साहब ये तो बड़ा निबंध का सवाल है। अच्छा, हिमांशु ने पूछा है क्वेश्चन टू बोथ। नहीं, पर संजय सिन्हा जी मुझे लगता है कि और खूब सारे नौजवान आए, इसके लिए ये जरूरी है कि मान लीजिए कल को निखिल तय करते हैं कि निखिल शिवसेना से या भाजपा से या एनसीपी से या कांग्रेस से या निर्दलीय या लेफ्ट पार्टियों से चलिए मतलब जिस तरह खत्म किया गया है ना इसे, चुनाव लड़ना चाहें, है ना, तो कितना खर्चा आता है ना? तो एक तो पॉलिटिकल फंडिंग का मामला है। मैंने इसी शो में डेमोक्रेसी और इलेक्ट्रोक्रेसी की बात की थी। तो नौजवान कोई आना चाहेगा तो अपने प्लस माइनस, मान लीजिए मैं कल को चाहूं कि मैं लल्लन टॉप की संपादकीय छोड़ के सांसदीय या विधायकी का चुनाव लड़ूं, किन पार्टियों के पास जाऊं, किस तरह की चाकरी करूं, है वो मुझे क्यों टिकट देंगी, मेरे विचारों का कितना मान होगा और कितना खर्चा आता है लोकसभा विधानसभा में, ये सबको पता है कि कितना खर्चा जमा किया जाता है चुनाव आयोग में और कितना असल में होता है। तो बहुत झाम है गुरु। अगला सवाल है सुमित राही का, दोनों लोगों से। निखिल जी तैयार हैं? व्हाट इज योर ओपिनियन फॉर तांडव वेब सीरीज एपिसोड 1? एज आई बॉर्न हिंदू एंड टोटली अपोजिट दिस काइंड ऑफ कंटेंट ऑन लाइव टेलीविजन, हु इज वॉच बाय एवरीवन? चलिए बताइए भाई, आपने तांडव देखा? तांडव मैंने देखा नहीं है, हाँ। ठीक है, लेकिन मैंने ओम नमः शिवाय देखा है, लेकिन मैंने मतलब जय हनुमान, मुझे पुराने शोज आते थे मैंने वो सारे देखे हैं, ठीक है, और उनमें उस एक तरह से दिखाया ही जाता है सारे आपके देवी देवताओं को। आपको कैसे पता कि वो वैसे दिखते हैं? किस मतलब कि देखा तो अब शंकर जी राजा रवि वर्मा पे की पेंटिंग से, राजा रवि वर्मा की पेंटिंग जब उन्होंने बनाई थी, हाँ, और वो छपी थी तो कट्टरपंथियों ने बहुत विरोध किया था Exactly. कि आप माँ दुर्गा को, लक्ष्मी को, सरस्वती को ऐसा कैसे दिखा सकते हो? तो आपको एक ऐसे पेंटर से तो मालूम चला कि आपको ये दिखते कैसे हैं, लेकिन उसके बाद आप बैठ करके पूरे सपरिवार देख के लोग टीवियों की आरतियां निकाल रहे थे। एक व्यक्ति अगर उससे कुछ और सोच पा रहा है, ठीक है, तो उसमें इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 1 दूसरी चीज ये है कि एक व्यंग्य भी नाम की चीज होती है हमारे यहाँ, इतनी बड़ी परंपरा है। इस पे देखिए निखिल जी, बहुत सारे लोगों ने हमसे भी पूछा है कि ये सारे व्यंग आपको हिंदू देवी देवताओं पे ही क्यों आते हैं? पैगंबर पे और दूसरों पे, हाँ, वही आ रहा हूं। इस्लाम, बिल्कुल, क्रिश्चियनिटी, इन सब पे क्यों नहीं आते? ऐसा लोग लिख रहे हैं सोशल मीडिया पे। बिल्कुल ठीक है। इस्लाम के देखिए, क्रिश्चियंस अपने जो उनके देश में जहां लोकतंत्र की सेहत बहुत अच्छी है, वहां देख लीजिए कैसे जो अरे ईसा मसीह नहीं, और ईसा मसीह पे ऐसी ऐसी फिल्में बनी हैं। हाँ, तो वो एक दंगा याद है आपको? आप वहां के स्टैंड अप कॉमिक्स को देखिए कि वो लोग क्या कहते हैं गॉड के बारे में और जीसस के बारे में। तो ये वही चीज है ना, लोग पढ़ना लिखना चाहते नहीं है, ज्यादा मेहनत करना नहीं है। वो एक डैन ब्राउन लेकर लोग बैठ गए और उसके बाद में ज्ञान देते हैं, उससे काम बनता नहीं है। और आप पूछ रहे थे कि क्यों मुसलमानों के बारे में नहीं बनाते, हिंदुओं में क्यों? मैं जिस परिवार से आता हूं वो मानता है जो धर्म, उसके बारे में बता रहा हूं। इतना उदार धर्म और कहां है जहां पे इतने रिलैक्स होके आप बात करते हैं, जोक्स बनाते हैं, इसीलिए वो चल रहा है। भाई जो व्यक्ति नहीं झेल पा रहा है उसको आप फिंगर करोगे, या फिर जहां पे ऐसी चीजों के लिए जगह है, जहां ऐसी चीजों के लिए जो सेलिब्रेट की जाती है, वहां इस चीज को आप बढ़ावा दोगे। कोई जब देवी देवताओं के बारे में जिस तरह के जोक्स मतलब गांव में चौपाल पे चलते हैं, क्या उसका उद्देश्य अपमान होता है? नहीं, उसका उद्देश्य होता है कि मैं अभी हंस लेता हूं। देखिए भाई साहब, ऐसा है कि अभी आप जो कह रहे हैं निखिल जी, उस बात से मैं बिल्कुल भी असहमत नहीं हूं। तो लेकिन ये 2 चीजें हैं। एक तो मैं कुछ लोगों के द्वारा ये तय किए जाने के खिलाफ हूं, बिल्कुल, कि क्या हमारे धर्म के पक्ष में क्या विपक्ष में। हम देखते हैं कैसे वो 20 लोग 50 लोग आके जिंदाबाद मुर्दाबाद करने लगते हैं।
जब शार्ली हेब्दो हुआ था तब भी मैंने ये बात कही थी, पूरी जिम्मेदारी के साथ फिर दोहरा रहा हूँ। किसी भी व्यक्ति के द्वारा किया गया इस तरह का कोई कृत्य जो अभिव्यक्ति के दायरे में आता है, वो इतना असह्य नहीं होना चाहिए कि कोई उनका सर काट दे, जैसी फ्रांस में हिंसा हुई। करेक्ट। क्योंकि वो कथित रूप से पैगंबर मोहम्मद का कार्टून बना दिया गया। किसी का धर्म इतना कमजोर कैसे हो सकता है भाई कि एक कार्टून बनने पे आप लोगों को मरने मारने पे उतारू हो जाओ। हाँ, और वेब सीरीज पे और यही बात इस पर भी लागू होती है। गौरव सोलंकी जिन्होंने ये वेब सीरीज लिखी है ना। तो और दूसरी चीज, इतना जैसे आप फिल्म वालों से बात करो वो हमेशा ये बात कहते हैं, मैं उनसे पूछता हूँ पॉलिटिकल फिल्में क्यों नहीं बनाते हो। पिछले दिनों इनसे सुभाष कपूर जिन्होंने भी मैडम सीएम बनाई, मैडम चीफ मिनिस्टर, बोले भाई इतना कुछ स्टेक पे लगा है, जरा से में लोग आहत हो जाते हैं, किताब पढ़ते नहीं। किसी ने मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत नहीं पढ़ी, आहत हो गए। तांडव पे आहत हो गए। तांडव पे इस पे आहत होना चाहिए कि कितनी खराब राइटिंग है, Exactly. कितने शैलो ढंग से उसको बनाया गया है, उस पॉलिटिक्स को रिप्रेजेंट नहीं किया गया है। लेकिन हम लोगों ने ऐसा देखा है कि वन एक्ट प्ले में किस तरीके से पोर्ट्रे किया जाता है अलग अलग पौराणिक किरदारों का, और मुझे व्यक्तिगत रूप से उसमें आहत होने की कोई वजह नजर नहीं आती है। यदि कोई इस नीयत से कि करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं का मैं अपमान करूं कुछ करता है तो आहत हुआ जाना चाहिए। आप जानबूझ के अभिव्यक्ति के नाम पे किसी की भावनाओं को आहत करें, ये ठीक नहीं है। लेकिन क्या तांडव उस कैटेगरी में आता है? माय आंसर इज नो। इस पे आपका आंसर यस हो सकता है और मैं आपके आंसर का भी सम्मान करूंगा। ये तांडव के निर्देशकों और निर्माताओं की चिंता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक स्वस्थ लोकतंत्र में इतनी जल्दी आहत नहीं होना चाहिए। और एक बात कि जो ईश्वर के नाम पर आहत होते हैं या अल्लाह के नाम पे या गॉड के नाम पे, मेरी उनसे एक हाथ जोड़कर प्रार्थना है, अपने ईश्वरों को व्हाट्सएप फॉरवर्ड के जरिए मत जानिए, पढ़िए। कल मेरे पास यजुर्वेद पर एक किताब आई और है ना, और उसमें एक वेद की पुरानी ऋचा का जिक्र है। इतनी सुंदर ऋचा है, इस देश के चौराहों पे लिखवा देनी चाहिए। संवद्धज्वम संवद्धध्वम, साथ चलें, साथ सबका विकास हो। इस विचार परंपरा से हम लोग आते हैं, संवाद की परंपरा से। और अब यहाँ क्या हो रहा है? तू गद्दार है, तू देशद्रोही है, तू इसके हाथों बिका है, तू उसके हाथों बिका है, तू यहाँ मिल, तू वहां मिल। कहां से आता है इतना गुस्सा भाई साहब? थोड़ा पानी पी लो, थोड़ी सी लंबी सांसें ले लो, हैं? और इतना ही मेटल है तो उनको तमगे बांटने के बजाय कहीं और खर्च करो। आकाश शर्मा, your view on Dr. Subramaniam Swamy as an economist? Sir, I have no view on him. इल्ज़ाम खूब ज़बर लगाते हैं। उनकी किताब मैंने नहीं पढ़ी है। एक बार उनका इंटरव्यू किया था, आकाश ने कहा कि उनका इंटरव्यू करें। दोबारा इंटरव्यू के लिए प्रयास किया है, जब वो हामी भरेंगे तो ज़रूर करेंगे। और नाबा चैटर्जी, व्हेन ऑलरेडी द मंडी सिस्टम एग्जिस्ट, व्हाट इज़ द नीड टू वरी अबाउट MSP? क्योंकि अगर मंडी के बाहर एक मंडी क्रिएट हो जाएगी प्राइवेट प्लेयर्स की, तो MSP को लेके गारंटी नहीं रहेगी, ऐसा किसानों का शुबा है। और भी कई शुबे हैं जिन पे हम पहले बात कर चुके हैं। निखिल, यू वांट टू ऐड समथिंग? नहीं, मतलब काफी बात इस पे हो चुकी है। और फिर वही है ना, दिक्कत MSP की चिंता इसीलिए है कि अगर इतना अच्छा चल रहा होता कि कंपनियां दौड़ दौड़ के मतलब MSP से ज्यादा ले रही होती तो फिर ये मुद्दा होता नहीं ना। बिल्कुल, है ना। और देखिए सत्य ये है, आप बिहार के किसानों से, यूपी किसानों से बात करिए, MSP जितना तय होता है उससे कम पे बिकता है, जिनका सरकारी खरीद में नहीं होता है। नेमार, हु इज बेस्ट फॉर इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर, बीजेपी और कांग्रेस? मेरा जवाब है जागरूक जनता। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने इस देश का बहुत भला भी किया है, ऐसी पॉलिसीज बनाई हैं, और बुरा भी किया है, ऐसी पॉलिसीज बनाई है। इट्स ऑलवेज अ मिक्स बैग। वैसे ये इंफ्रास्ट्रक्चर पे कह रहे हैं, अब इंफ्रास्ट्रक्चर में दो एलिमेंट्स पे देखिए, इसका बहुत विस्तार जवाब है ना कि किसने कौन सा पुल बनवाया, किसने क्या किया। तो नेमार जो बोल रहे हैं ना, तो दो हिस्से हैं, पॉलिसी में और उसके एग्जीक्यूशन में। पॉलिसी में मुझको दोनों सरकारों के विचार में बहुत ज्यादा अपनी सीमित समझ में फर्क नहीं नजर आता। मोरल लेस वो एक ट्रैक पे। एग्जीक्यूशन के मामले में बीजेपी इज बेटर देन मैं ये बोलने वाला था, मैं चाहता था कि दर्शक मेरे अच्छा हाँ बोलिए वरना लोग कहते हैं कि कितने में खरीदा इसको भाकपा माले ने। भाकपा माले? अबे महाराष्ट्र में है भी माले। बहुत है, होगी जरूर, 2-4 तो होंगे खद्दरदारी। 2-4 अब सर बहुत मूवमेंट है उधर भी। अच्छा, तो बताओ माले की स्थापना कब हुई थी? नहीं, मैं पत्रकार व्यक्ति हूँ, मेरी बात तो होती है, लेकिन उसका मतलब ये थोड़ी हमको पता है कि माले की स्थापना कब हुई थी। जानते हो क्यों पता है? क्यों पता है? क्योंकि हमारा और माले का, और माले ने जिस वजह से उस दिन स्थापना की, उस व्यक्ति का जन्मदिन एक ही दिन होता है। अरे वाह,
अरे वाह, कितनी प्यारी बात है। एग्जीक्यूशन में जरूर मतलब अभी आप ये आदत पड़ गई है पीएम को, जब भी वो किसी भी चीज का उद्घाटन करते हैं तो वो स्टैट्स दिखाते हैं, लेकिन अगर वो उस लॉजिक से आप नहीं भी जाएंगे, आप एब्सोल्यूट नंबर में भी देखेंगे, बहुत डाटा फजिंग हुई है इस टेन्योर में बीजेपी के, कि वो नंबर को ऐसे देते हैं वैसे देते हैं, लेकिन आप एब्सोल्यूट में भी देखेंगे तो बेहतर रहा है। गडकरी जी कमलनाथ से बेहतर रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, ऐसा आंकड़े कहते हैं। ये बिल्कुल मतलब इसमें कोई दो राय नहीं भीतर का छिंदवाड़ा हाथ तो नहीं हुआ? क्यों कैसे होगा, नागपुर में भी परिवार है ना मेरा, तो दोनों तरफ से लेता हूं मैं। कल्पित गुप्ता का सवाल, इज प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी बेटर देन करंट सिस्टम? बहुत व्याख्या सापेक्ष है, ये सिस्टम भी ठीक है, बस ठीक से काम करे। लेकिन मैं ये जरूर चाहता हूं कि कैबिनेट में बहुत सारे नॉन पॉलिटिकल लोग भी आए। लेटरल एंट्री, यस, आई एम प्रो लेटरल एंट्री। बेस्ट ब्रेन आए। आप सोचिए वाजपेयी साहब की सरकार हो और मनमोहन सिंह उसमें फाइनेंस मिनिस्टर हो। हाँ, ये यूएस में होता भी है। यूएस में जब भी नया एडमिनिस्ट्रेशन आता है तो हजारों हजार हायरिंग होती हैं। हालांकि यशवंत सिन्हा इस पे नाराज हो जाएंगे, क्योंकि वो हमेशा कहा करते थे कि मनमोहन सिंह इज ओवररेटेड इकोनॉमिस्ट एंड अंडररेटेड पॉलिटिशियन। और यशवंत सिन्हा ने हमसे इंटरव्यू में कहा था कि भाई किसी और का था, हमने दोहराया, वो हमारे मुंह से मकबूल हो गया। तो वो लोग तो करते हैं यूएस में लैटरल एंट्री, मतलब उसके नाम एग्जैक्टली ये ना भी हो, तभी भी जब जैसे अभी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन आया है तो ऐसे हजारों हजार हायरिंग करती है वहां की फेडरल गवर्नमेंट, जो उनको एरिया स्पेसिफिक करने होती हैं। और वो बहुत ओपन चीज है कि जो अब क्योंकि बाइडेन एक डेमोक्रेट हैं तो फिर वो उसी लीनिंग के लोगों को भी लेते हैं, लेकिन वहां पे प्रॉपर्टी इशू वाली दिक्कत उतनी नहीं है जितनी हिंदुस्तान में हो जाती है। जैसे मैं अगर एक कैबिनेट में मेरा सुझाव माना जाए तो मैं उसमें नंदन नीलकनी को रखना चाहूंगा, है ना। मैं उसमें बहुत सारे ऐसे लोगों को रखना चाहूंगा जैसे डॉक्टर त्रिलोचन शास्त्री हैं, IIM के प्रोफेसर हैं, है ना। वो जिस तरीके की चीजें, आप कुछ ऐसे लोगों को लेके आओ जो सिस्टम के भी हों, ब्यूरोक्रेट भी हों, जैसे RK सिंह हैं, है ना। अभी आपने उनको महकमा दिया है, एक थोरो ब्यूरोक्रेट रहे और हर जगह बड़ी सख्त इमेज रही है। पी चिदम्बरम के बारे में ये कहा जाता है कि पी चिदम्बरम जब होम मिनिस्टर बन गए, उसके बाद से NIA की सख्ती और बहुत सारे आप देखिए टेरर अटैक को लेके, और बाद में जो विरासत आगे मिली, अरे मास सर्विलांस उनकी ही देन है भाई, ये विचार सारे वहां से आते हैं, मतलब उनके टेनोर से। जयराम रमेश को भी रख सकते हैं, मतलब ही इज अ वेरी गुड ऑथर, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। लंबी बात, ज्यूरी इज डिवाइडेड ऑन दैट। ठीक। विशाल, अरुण शौरी को जरूर रखूंगा। What a fantastic minister, the kind of delivery he has given in वाजपेयी साहब टाइम, मतलब मुझे ये वाकई लगता है कि मोदी जी ने क्यों वही दिक्कत, he speaks his mind, इसलिए उनको मतलब नहीं, वो मैं बहुत, जब आप टीम मेंबर हो ना भाई साहब, जैसे मान लीजिए हम और आप मिलके लल्लन टॉप शो बनाते हैं, हमारी 10,000 असहमतियां और सहमतियां होती हैं डेली होती हैं सुबह, लेकिन जब एक बार शो की थीम और लाइन लॉक हो गई, उसके बाद नहीं, फिर लिखते हैं, है ना। तो वो एक अरुण शौरी के साथ लोग बताते हैं, वो भी एक समस्या है। मोमिन का सवाल नहीं, अभी विशाल यादव का सवाल है। आप अगर हर एक दशक का विश्लेषण करें 1950 से लेकर 2020 तक कि कौन सा दशक भारत के लिए सबसे अच्छा रहा, चाहे सत्ता में कोई भी पार्टी रही हो, ये देखिए बहुत व्याख्या सापेक्ष मामला है। 50 से 60 के दशक में बहुत सारे इंस्टीट्यूशन बिल्ड हुए, लेकिन डिफेंस को लेकर लापरवाही रही, जिसका नतीजा हमें 62 की लड़ाई में दिखा। ठीक है, क्या आप सहमत नहीं है इससे? मतलब ये जो आपने कहा वो स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट है, लेकिन उसकी वजह उस तरह से नहीं है। आपको ये देखना पड़ता है कि जब आप आजाद होते हैं तो तब क्या स्थितियां होती हैं, जो सरकार बनती है वो किस तरह से देख रही, मतलब यही है ना। नहीं देखिए, लेकिन आप बाद में रेट्रोस्पेक्ट में तो सब चीजें देखेंगे ना, तब आप बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं देते। नहीं, तो आप निर्मम होते हैं, अच्छे को अच्छा, बुरे को बुरा कहेंगे। आप वही तो कह रहे हैं। चाइना के साथ आपकी लगातार बातचीत चल रही थी, आप उसको सेटल नहीं कर रहे थे, चाइनीज प्रीमियर यहाँ बने हुए थे, आप अपने ही मुगालते में थे। यही बेनिफिट आता है रेट्रोस्पेक्शन से, जब आप आजाद होते हैं। मैं नहीं कर भाई, मैं तो पैदा 92 में हुआ, इसलिए तो मैंने कहा ना कि इंस्टीट्यूशंस बिल्ड हो रहे थे, जो कि हमारी एक खूबी रही। उस टाइम विचार ये था कि आप एक कॉलोनियल पास्ट से आए हैं, आप एक बहुत ही मजबूत, आपके ऊपर कॉलोनियल पावर का कब्जा था, जिसने ताकत के बल पे आपको एक तरह से रोका हुआ था। ऑल द मोर रीजंस यू शुड हैव प्रॉम्प्टली सेटल्ड ऑल योर बॉर्डर डिस्प्यूट्स, ताकि एक बार उनको सेटल करने के बाद आप इंटरनल इश्यूज पे पूरा फोकस कर सकें। यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट दोस थिंग्स। आप यही मिसअंडरस्टैंडिंग है सौरभ, देश की एज को लेकर के। आप पूरी दुनिया में देखिए, बॉर्डर सेटल होने में सदियां लगती हैं, ठीक है। तो उसमें आप इस 70 साल सदियां लगती हैं, हाँ।
और अगर आपके निजाम रहते हुए आप जंग हारते हैं तो फिर उसकी भी सदियों तक जिक्र होता है। बिल्कुल ठीक बात है, वो बिल्कुल सही बात है। मैं ये कह रहा हूं कि इंदिरा जी का जब जिक्र होता है तो 71 की लड़ाई में जीत का योगदान माना जाता है, उनकी इमेज को बिल्ड करता है। वो भी स्टेटमेंट, नेहरू हारे तो वो उनके साथ हमेशा रहेगा। और उसके पहले जिस तरीके के फैसले हुए, किस तरह से जनरल कॉल को वहां भेजा गया, जनरल मानेकशॉ के खिलाफ वहां जांच चल रही थी, 10,000 चीजें थी। मैं सिर्फ 62 के, हम क्लोज करेंगे इस चीज को क्योंकि तो अंतिम बहस है। हाँ, ये देशक को लेके, तो ये आप एक वॉर को लेके जाते हैं तो वो तो एक बहुत फिर स्पेसिफिक में जाना पड़ेगा। उसके पहले भी नमूदरी बात की सरकार को किस तरह से बर्खास्त किया गया, बिल्कुल ठीक बात है। तो वो उसकी पॉलिटिक्स पे हो गई। हम एक चीज पे थे कि जो डिफेंस, भारत के लिए कौन सा दशक सबसे अच्छा रहा, अगर इसका मुझे जवाब देना होगा तो मैं कहूंगा 1950 से 1960 का दशक, इन माय लिमिटेड ओपिनियन। एक काफी चीजें बन रही थी सारे प्लस माइनस के साथ, और एक टेररिज्म के फ्रंट को छोड़ दें और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की बात करें तो 2000 से 2009-10 का दशक, वाजपेयी और मनमोहन सिंह 1, ये 2 दशक जो हैं ये मुझे लगता है कि काफी दुरुस्त रहे रिलेटिवली, क्योंकि इंदिरा गांधी के टाइम पे आर्थिक नीतियों का क्या हाल था हम सब जानते हैं। ठीक है, ठीक है। 90s में बहुत सारी इंटरनल प्रॉब्लम्स थी, एक आर्थिक वो शुरू, लेकिन कश्मीर चल रहा था, पंजाब सेटल हो रहा था, इसलिए मैं वो 90s का नहीं मानूंगा। पर इसमें भी कैविएट जुड़े हुए हैं 1950 से 60 और 2000 से 2010 के बीच। बिल्कुल। मोमिन का सवाल, माय क्वेश्चन, यार बड़ा भाई आप लोग बड़े अच्छे सवाल पूछ रहे हैं, यू गाइस आर रियली पुशिंग अस टू थिंक हार्ड। माय क्वेश्चन, इज द प्रेस कॉन्फ्रेंस कल्चर इज डाइंग इन अवर कंट्री? जी बिल्कुल, आगे तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, मेज थपथपा के बधाई दे रहे हैं। जबकि मुझे ऐसा लगता है, आप लोगों को हो सकता है अतिशयोक्ति लगे कि इस देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को हर महीने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए और उसमें हल्के फुल्के सवाल भी पूछे जाएं। हम नहीं चाहते कि हमेशा गंभीर हो। मकर संक्रांति है, प्रधानमंत्री जी पत्रकारों को बुलाएं, मुख्यमंत्री जी बुलाएं, मंगोड़े खिलाएं, तिल के पुए जरूर बने। तिल के पुए बड़े स्वादिष्ट होते हैं। काम कब होगा ये सब? दिवाली मिलन भी होता रहे। अरे भैया ये देखो, यही समस्या है इनके साथ, ये लोग हर वक्त माहौल बनाए रहते हैं। मंगोड़े बने, 2 तरह की चटनी हो, सौंठ अमचूर गुड़ वाली 1, हरी धनिया मिर्चा लहसुन वाली 2, हरी धनिया टमाटर वाली, और तीसरी चटनी हो सकता है तो लहसुन लाल मिर्च और दही वाली हो। देखिए, ये ऐसे मत करिए कि हम 22 घंटे काम करते हैं तो हम बहुत अच्छे हैं। मैं थोड़ी कहता हूँ, लोग कहते हैं कि तो मैं आप घंटे महीने में एक बार इसलिए भी पत्रकारों से मिलिए, जमीन पे क्या हो रहा है, आपको बहुत सारी चीजें फिल्टर होके मिलती हैं। ठीक है, सब तरह के आप पत्रकारों से मिलिए और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, आधे घंटे की चर्चा में कोई समस्या नहीं, जिसमें पूरा देश देखे। प्रधानमंत्री हल्की फुल्की बात भी करें, अरे भाई वहां घूमने गया था, आप मुझसे पूछिए, मैं कहूंगा कि अरे भाई आप लोग घूमने अगर जाइए तो इंदौर के पास माहेश्वर एक जगह है, कितनी खूबसूरत जगह है, और देवी अहिल्या की राजधानी थी। है ना, नदी के किनारे, मां नर्मदा के किनारे की जगह, और क्या सुंदर माहेश्वर साड़ियां। आप सोचिए किसी राज्य का मुख्यमंत्री ये बात कहे तो उसका कितना असर होगा। इसी के साथ साथ उनपे नीति और नहीं, वो तो मेन है ही। आप अचार से पेट नहीं भरते, ये जो मैं बता रहा हूँ ये अचार है। खाना तो आपको खिचड़ी दाल चावल या सब्जी रोटी होगा, और वो नीतिगत फैसलों पर आपकी राय है जो सामने आनी चाहिए। हाँ, तो और 1 वे कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए। देख भाई साहब, हम लोग 2 वे कम्युनिकेशन कर रहे हैं, 18 सवाल ले रहे हैं। हाँ बिल्कुल। हाँ, बस आखिरी सवाल ले लेते हैं। दिवेक खत्री का सवाल है, एज वी सॉ दैट पब्लिक एक्सेप्टेंस ऑफ पीएम मोदी इज स्टडी सिंस 2014 बट मैनी सीएम्स ऑफ बीजेपी फेल ऑन दिस पैरामीटर इन देयर ओन स्टेट्स। व्हाट आर द रीजंस फॉर दिस? व्हाट बीजेपी इज डूइंग टू प्रिवेंट सच सिचुएशंस? वुड यू लाइक टू से समथिंग और आई शुड आंसर? ये आपके कॉम्पिटेंस का सवाल है। कॉम्पिटेंस तो नहीं पता। देखिए, नरेंद्र मोदी ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स में अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से डायरेक्ट कनेक्ट बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए जब वो मुख्यमंत्री थे, ऐसी स्कीम्स लॉन्च करते थे जो मुख्यमंत्री के नाम पर थी। गणतंत्र दिवस या इस तरह के समारोह अलग अलग जिला मुख्यालयों में करते थे, लगातार यात्राएं निकालते थे। ये डायरेक्ट कनेक्ट बहुत जरूरी है, और ये मुझे बाद के मुख्यमंत्रियों में उतना एग्रेसिवली नहीं दिखता है जैसा प्रधानमंत्री मोदी में दिखा। सो दे आर स्टिल रिलाइंग ऑन द पॉपुलैरिटी ऑफ पीएम मोदी एंड मेहमत जो मशीनरी ऑफ बीजेपी। दूसरी चीज ये है कि जब मोदी का उभार हुआ, जब वो मजबूत हुए 2002-3 से लेके और 2012 के बीच में, तब बीजेपी केंद्र में सत्ता में नहीं थी। जब आप केंद्र में सत्ता में नहीं होते हैं तो आपका केंद्रीय आला कमान उतना मजबूत नहीं होता है। अभी के मामले में स्थितियां उलट हैं। शिवराज सिंह के लिए भी कहा जाता था 2014 के पहले कि अपने दम पर वो टिकट बांटते हैं, सत्ता में आते, लेकिन चूंकि
18 में उस तरह का वो परिणाम नहीं दे पाए, तो अब उनकी वैसी स्थिति नहीं दिखती। डायरेक्ट कनेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अब बढ़ते हैं नेता नगरी के आखिरी सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है सिफारिश। और सिफारिश करेंगे निखिल। आप अभी कह रहे थे ब्रेक में कि भूख लगी है, क्या पसंद है आपको खाने में, कुछ बताइए। अच्छा, मैं बहुत मतलब सादा खाना पसंद करता हूँ, रोटी सब्जी बढ़िया। मुझे कुछ स्थानीय भोजन बताइए भाई साहब। आप पिछले दिनों घर भी गए थे, क्या लेके आए हैं? किसी घर से लाने वाली चीजों में तो इस तरह की चीजें होती हैं, चूड़ा हो गया, चकली। चकली? हाँ चकली। वो जो गोल गोल होता है वो किस चीज का बना होता है? चावल के आटे का? चावल भी होता है, उसमें कुछ दालें होती हैं, है ना, और उसको फ्राई करते हैं, वो जो गोल वाला होता है उसी को चकली बोलते हैं। हाँ वो चकली होती है। अच्छा, तो वो गाना है आदित्य नारायण की आवाज में, अकली चकली चखलो तुम चखलो बड़ा पाव, ये वही वाला चकली है? अगर उसमें बड़ा पाव है तो ये चकली हो सकती है, मैंने वो गाना नहीं सुना है, लेकिन ये हो सकता है अगर वो खाने की बात कर रहे हैं तो ये सारी चीजें हैं। मुझे रोटी सब्जी पसंद है, रोटी मतलब हो। दिल्ली में अच्छा महाराष्ट्रियन खाना कहाँ मिलता है? नहीं मिलता है, मतलब ये शिकायत है। जैसे लोग महाराष्ट्र भवन जाते हैं, लेकिन महाराष्ट्र भवन में फिर वो मतलब लोग ना उसके लिए चले जाते हैं, एक्सपीरियंस के लिए, क्योंकि बहुत अच्छा बना हुआ है वो, है ना। और महाराष्ट्र भवन वही है जहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज की बड़ी सी मूर्ति बनी हुई है? वो और अम्बेडकर दोनों लगा दिए गए, और बाबा साहब अम्बेडकर की भी। अच्छा, मैंने वो नहीं देखी। अरे वो बड़ा उधर दिक्कत हो जाती है, तो उन्होंने एक इधर बनाया और शायद बगल में वो, मतलब वो लगाई हुई जिस तरह से, उसी से लगता है कि वो एक आफ्टर थॉट होगा। एनीवेज मे बी, ठीक है, अगर मुझे सही याद है तो भाई जो ललन टॉप के दर्शक देख रहे हैं, अगर आपको पता हो दिल्ली एनसीआर में अच्छा महाराष्ट्रियन खाना कहाँ मिलता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। तो मेरी अंतड़ियां, मेरा आमाशय, मेरा पूरा चित्त और पित्त आपको नमन करेगा। हाँ, तो और मराठी खाने के साथ एक चीज है कि वो ना ज्यादातर वो मम्मी डिशेस होती हैं जो माएँ बना लेती हैं घर पे। वो रेस्टोरेंट में मैंने इवन महाराष्ट्र में भी मतलब ऐसे रेस्टोरेंट कम देखे हैं, मतलब जहाँ पे लोग वो बिल्कुल उस तरह की चीजें होती हैं। तो तुम क्यों नहीं बुलाते हो आंटी को यहाँ पे? हाँ, मतलब वो अभी सोचा जाएगा उसके बारे में भी। तुमको बनाना नहीं आता है? मैं खाना उतना नहीं बनाता अच्छे से, सिर्फ जीभ फटकारना आता है। हाँ, बताओ क्या है सिफारिश तुम्हारी? सिफारिश इस बार ये है, अगर आपको वीकेंड पे समय मिल रहा है तो 1985 में एक बढ़िया फिल्म आई थी गुलामी, और अच्छी फिल्म जेपी दत्ता ने बनाई थी, धर्मेंद्र रीना रॉय, स्मिता पाटिल, नसीरुद्दीन शाह। अलग ट्रिप चल रही है किसी दिन, ठीक है, दूरदर्शन का सीरियल बताते हो किसी दिन। हाँ क्यों बता रहा हूँ मैं, और एक एक करके। तो गुलामी, अभी जैसे तांडव पे किसी ने सवाल पूछा था ना थोड़ी देर पहले कि कैसा जी, जी। तो गुलामी बनती है 1985 में, 15 वो और 20 ये, मतलब 45 साल पहले, है ना, 35 साल पहले, 35 साल पहले, ठीक है। आप गुलामी देखेंगे तो गुलामी में बहुत ही सेंसिटिव चीज़ों को, वो एक है तो वो बहुत एक नॉर्मल बॉलीवुड फिल्म, लेकिन उसके अंदर कास्ट और क्लास उसको बहुत अच्छे से उन्होंने दिखाने की कोशिश की है। ऐसे सीन्स हैं, मुझे लगता है कि अब अगर वो सीन किसी में डाला जाए, वो घोड़े वाला, तो वो उस पर बवाल हो जाएगा। और वो 85 में बन के छप के चल गया बहुत अच्छे से, पहली चीज़। दूसरा, उसमें जहाँ जहाँ नसीरुद्दीन शाह और स्मिता पाटिल साथ में आते हैं, या जिस में स्मिता नहीं होती नसीरुद्दीन शाह भी होते हैं, वो तो आप मतलब ऐसे क्लिपिंग निकाल के उसमें देख सकते हो, और वो बहुत सही है। मतलब उसमें नसीरुद्दीन शाह उसमें वो हैं, मतलब वो बना है लेकिन अब वो पुलिस अफसर हैं, ठीक है। तो वो पुरानी मतलब जो सत्ता थी वो चली गई, लेकिन अभी नए सिस्टम की सत्ता है उनके पास में। तो वो आदमी जब बोलता है ना, उसको कोई चीज़ बताई जाती है, कोई चीज़ उसको प्रोवोक किया जाता है, तो वो दोनों चीज़ निकल के आती हैं, और बहुत बारीक चीज़, वो देखने का मजा है। उस फिल्म में उसके गाने खूब चले थे, वो जी हाले मिस्किन इसी फिल्म का गाना है, ठीक है, कोई शक, हाँ, मिथुन का कोई शक उसी का है। तो क्या गुलजार साहब ने गाना लिखा अमीर खुसरो से प्रभावित होकर, और अनीता राज थी उनके साथ, वो बस से उतरते हैं, उस गढ़ी में जाते हैं, ये हाँ, वो आके पहलू में ऐसे बैठे के शाम रंगीन तो हो वो गई गुलामी है। का, और गुलामी का एक बड़ा प्यारा गाना है, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, उस मेरे पी को पवन ले चली। उसमें जब वो गाने के पहले बेटा जब भी गाना बताया करो मेरे लाल, थोड़ा ठहर के बताया करो, इतना भड़बड़ाए का है तूफान एक्सप्रेस। फिर से बताओ गाने के बोल क्या हैं? मेरे पी को पवन ले चली किस गली, ठीक है। तो उसमें देखो, ठीक है, ऐसे कह रहा है, ऐसे लट मार रहा है प्यार से, जैसे हम आपको बता रहे थे कि वो आके पहलू में ऐसे बैठे। अब मेरे में उतनी रोमानियत नहीं ना आपके जितनी, लेकिन गाना है, जरा सी खिली तबीयत, जरा सी गमगीन हो गई। तो उसमें क्या वो ना, ये क्या है, ये शर्म है या है हया या क्या है? ओहो निखिल जी
नॉस्टैल्जिक कर दिया आपने भगवान के साथ। उसमें ना मतलब बॉलीवुड में बहुत मतलब सबसे प्यारी लाइंस जो प्रेम पे हैं उसके उस गाने से पहले आती हैं। रंजीत सिंह गांव में मतलब एजिटेट होके वो आप छोड़ के जाएगा, ठीक है, वो ट्रेन में चढ़ रहा है और दूर से वो रीना रॉय का जो एक बच्चे को कास्ट किया गया बच्चे के रोल में, है ना, ये चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं, तो वो ऐसे दौड़ते हुए आती है और वो उसको देती है ये ले तो उसको पता है इसमें क्या है, वो कहती है रोटी और गुड़ है रास्ते में खा लेना। तो वो उसको कहता है कि, और वो धर्मेंद्र हैं, धर्मेंद्र के आपके सनी देओल उसमें उसके बेटे के रोल में कास्ट किए हुए हैं, ठीक है, वही रंजीत सिंह बनता है आगे चल के। वो कहती है बिल्कुल पगली है तू, और वो कहती है तुझको आज पता चला। मतलब वो उसमें मतलब ये बिल्कुल वैसा है जैसा गुलेरी जी की कहानी उसने कहा था मैं था तेरी कुड़माई हो गई धत्त। वो जो धत्त कहते ही धक धक जो हृदय की है वो बढ़ती है ना, वो चीज फील होती है आपको, और इसलिए मैंने सजेस्ट किया। ये बिल्कुल ऐश्वर्या राय के इश्क की तरह है, बैरी पिया बड़ा बेदर्दी। चलिए भाई साहब, ये तो कहीं और ही ले गए थे, हम वापस आपको यथार्थ में ले आते हैं। पेंगुइन इंडिया से एक बड़ी दिलचस्प किताब आ रही है, जिनकी सिनेमा में दिलचस्पी है वो, या जिनकी जिंदगी में दिलचस्पी है वो, उस किताब को जरूर पढ़ें। 25 तारीख को रिलीज हो रही है। विधु विनोद चोपड़ा नामचीन डायरेक्टर और प्रोड्यूसर, उनसे अभिजात जोशी की बातचीत है। ये वही अभिजात जोशी हैं जो लगे रहो मुन्ना भाई और 3 इडियट्स जैसी तमाम फिल्मों में को राइटर रहे हैं राजकुमार हिरानी के साथ। इस किताब का नाम है अनस्क्रिप्टेड। व्हाट अ लवली फैंटास्टिक रीड। आप मेरा मजाक उड़ाएंगे लेकिन 194 पन्ने की ये किताब मैंने एक सिटिंग में निपटाई। नहीं, मैं बंद कर दिया वो मजाक उड़ाना। तो मैं दफ्तर से गया, मैंने पढ़नी शुरू की, 3 सवा 3 बजे तक मैंने खत्म कर ली थी किताब। और वो अंग्रेजी का जो शब्द है ना, अनपुट डाउनेबल, इट्स दैट काइंड ऑफ बुक। तो एक वो किताब मैं रेकमेंड करूंगा। दूसरी किताब है, अविनाश कल्ला है, स्वतंत्र पत्रकार, लल्लन टॉप के लिए इन्होंने अमेरिका का इलेक्शन कवर किया था। अमेरिका 2020 एक बटा हुआ देश, ये सार्थक है राजकमल का उपक्रम, उससे ये किताब आई है। चुनावी यात्रा डायरी है उन सब लोगों की जिनकी पत्रकारिता में दिलचस्पी है, राइटिंग में दिलचस्पी है, या अमेरिका की पॉलिटिक्स को और उसके बहाने इंडिया की पॉलिटिक्स को समझना चाहते हैं। उन्हें ये 231-32 पन्नों की किताब जरूर पढ़नी चाहिए, इसलिए भी कि कैसे इलेक्शंस को ऑब्जर्व किया जाए विदाउट गुरु ज्ञान बहुत ज्यादा दिए हुए। लोगों से बातचीत से इंसाइट मिलते हैं, तो उसको बहुत रोचक, बहुत फ्लो में लिखा गया है। और ये अविनाश कल्ला अंग्रेजी के पत्रकार रहे, हिंदी में किताब लिखी है उन्होंने। तीसरी किताब जो मैं रेकमेंड करूंगा वो है नरेंद्र कोहली की। अमीश त्रिपाठी का दौर आने से बहुत पहले से हिंदी में नरेंद्र कोहली पौराणिक आख्यानों को बहुत दिलचस्प ढंग से लिख रहे हैं। उनका सुभद्रा पर उपन्यास आया है। इसके बिल्कुल शुरुआत में विभास क्षेत्र में और उसके बाद रेवतक पर्वत पर अर्जुन और कृष्ण का इतना सुंदर संवाद है। प्रकृति तो किसी की भी नहीं बदली जा सकती और प्रकृति को बदलने की आवश्यकता भी क्या, बदलनी तो मात्र नीति है। अपने कर्तव्य की पूर्ति के लिए कठोरता धारण करने से ना कोई पतित होता है, ना मानवता शून्य। धर्मपरायण होने का अर्थ मूर्ख होना तो नहीं है। हमें अपने भ्रमों से मुक्त होना है, न्याय अन्याय के बोझ से नहीं। अहंकार और मोह त्यागना है। बहुत सुंदर कहानी है, स्ट्रांगली रेकमेंडेड। इसे वाणी प्रकाशन का जो पेपर बैग से उसने पब्लिश किया है। नरेंद्र कोहली का ये वाणी प्रकाशन से आया उपन्यास सुभद्रा। चौथी किताब भी पेंगुइन से है, विश्वजीत झा की बाइक एम्बुलेंस दादा। करीमुल हक हैं, इन्हें मोदी जी के समय में पद्मश्री सम्मान भी मिला है। किस तरह से इन्होंने अपनी बाइक का इस्तेमाल किया लोगों के जीवन को बचाने में, एम्बुलेंस चलाने में, उस पर यह किताब है। आई रेकमेंड दिस। आखिरी किताब ये मैं आपको तोहफे में देना चाहूंगा, इसको पनौती मत समझिए। नहीं। एम राजशेखर हैं, कमाल के जर्नलिस्ट हैं, अवार्डेड जर्नलिस्ट। कई बार रामनाथ गोविंद का अवार्ड मिला, कई बार फाइनेंशियल जर्नलिज्म के लिए श्रीराम अवार्ड मिला। इन्होंने स्क्रॉल वेबसाइट के लिए एक प्रोजेक्ट किया था, लंबा प्रोजेक्ट। देश के अलग अलग जिलों में घूमे, प्रवास किया, सरकारी स्कीम कैसे पहुंचती हैं, उनका नीचे क्या कचरा होता है, और इसके बावजूद लोग किस तरह अपने संघर्ष और जिजीविषा के दम पर अपनी और उस क्रम में देश की उन्नति कर रहे हैं। इस पर शानदार रिपोर्टाज है। पॉलिटिक्स के स्टूडेंट्स को, जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स को, इंडिया में दिलचस्पी रखने वाले लोगों को ये एम राजशेखर की किताब है, जो अलेफ से आई है। अलेफ से नहीं, ये एंटिक्स से आई है। एक बार ठीक से पढ़ लेते हैं भैया, नहीं तो हाँ, एंटिक्स, ANTXT, फर्स्ट पब्लिश्ड बाय कंटेक्स्ट एन इम्प्रिंट ऑफ वेस्टलैंड पब्लिकेशन। एम राजशेखर की किताब, डिस्पाइट द स्टेट, वाई इंडिया लेट्स इट्स पीपल डाउन एंड हाउ दे कोप।
बहुत सारे एसेज हैं, बहुत महत्वपूर्ण किताब है। और अगेन ये जिस तरह से लिखी है एम राजशेखर ने कि आपको शुरू से ही वो एक एनेक्डोट देंगे, आप किरदारों से जुड़ते चले जाओगे और उन किरदारों की कहानियों को चेज करते करते आप इंडियन स्टेट, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन पॉलिटी की कहानियां समझने लगोगे। यू शुड डेफिनेटली रीड दिस बुक एंड आप में से भी जिनकी दिलचस्पी है। आखिरी में मुझे एक फिल्म की बहुत तारीफ सुनाई दे रही है, सर, तिलोत्तमा शोम की फिल्म है, तो वो मैं शायद इस वीकेंड पे देखूं। और हमने एक लंबा इंटरव्यू किया है बरगद के लिए रत्ना पाठक शाह का। क्या कमाल की महिला, कमाल की अदाकारा, कमाल की इंसान। 2.25 घंटे का इंटरव्यू है, बरगद में ये रिलीज होगा, जरूर देखिएगा। आई स्ट्रांगली रेकमेंड दिस। बरगद एक ऐसा सेगमेंट है जिससे मैं अपने आप को बड़ा समृद्ध फील करता हूँ। आई लुक फॉरवर्ड यार एक किसी हस्ती से जिसका 20, 25, 30 साल का काम का अनुभव है और जीवन का तो अमूमन 50+ का, चाहे सीमा पावा हो, चाहे और लोग हों। आप देखिए सौरभ शुक्ला से बात हुई, अभी रत्ना पाठक जी से बात हुई, शाह से, है ना। क्या बातें कहते हैं यार वो लोग, बिल्कुल जीवन में पगी हुई। आशीष विद्यार्थी से बात हो, बरगद बहुत समृद्ध करता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं नेता नगरी में आपसे विदा लूंगा। तांडव को लेकर बात हुई, मैंने तांडव सीरीज देखी, मुझे उसकी राइटिंग जमी नहीं तो उसको मैं रेकमेंड नहीं करूंगा। हालांकि मेरे मित्र कई उससे जुड़े हुए हैं, लेकिन वो मित्र भी चाहेंगे कि मैं अपनी ऑब्जेक्टिविटी बरकरार रखूं। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। अपना और अपनों का भरपूर ख्याल रखिए। गुड़ की वकालत करता हूं, तिल भी जरूर खाइए। हमारी माई ने, हमारे यहाँ मामी को माई बोलते हैं, काले और सफेद तिल के लड्डू बना के भेजे हैं और हमारी पत्नी को वो थोड़े छिपा के रखने पड़ते हैं क्योंकि हम ऐसे घर में फेरा लगाते हैं ना, पढ़ते या फोन पे बात करते हुए, तो हर 3-4 घंटे में एक लड्डू निपटा लेते हैं। अरे वो बहुत गर्म होता है, मतलब इसलिए ज्यादा भी नहीं खाना चाहिए। हाँ, वो भी यही कहती हैं कि दिन के 1 खाओ 2 खाओ, पर ऐसे जैसे अभी पिछले दिनों दही बड़े आए थे, मैंने एक दिन में गुरु 23 दही बड़े निपटाए। 18 रसगुल्ले तो कुछ दिन पहले खाए थे। अपना है, अपना हॉस्टल के दिनों से हम लोग के मुकाबले चलते थे। 32 डब्बू खीर, 19 पराठे ऐसे। अब मेरा और एक मेरा क्लासमेट था क्षितिज सेन चौधरी, बहराइच का, तो वो भी ऐसा तगड़ा सा था। तो 12वीं हम लोगों का सुपर हिट मुकाबला चलता था, एकदम दे दनादन यार। वो दिन कुछ और थे, लोहा पचा ले, ऐसे दिन थे। पर अभी भी दही बड़े दही बड़े और रसगुल्ले अपन 3 दर्जन तक तो जा सकते हैं एक बार में। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। 36 से 40 खाए जा सकते हैं। नहीं, मैं 2-3। अरे हट, क्या है, नौजवान आदमी हूं। चलिए, ये हट भक धत और लाड़ चलता रहेगा। आप नेता नगरी देखते रहिए। शुक्रिया।